respected Dr. L.L. Ahirwal sir, Principal Government Ayurvedic College, Jabalpur, and Gupta sir, Dr. Shukla sir, Dr. Rakesh Saraswat ji, Organizing Committee, all faculty members and all participants, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आभारी हूँ अहिरवाल सर का, गुप्ता सर का, राकेश सारस्वती जी का कि मुझे आज ये यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। आज का जो विषय मुझे प्रदान किया गया है वो है संधिगत वात और वात्रक। इसका पंचकर्म में हम मैनेजमेंट देखेंगे। क्योंकि जैसे भी पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देखने होते हैं आर्थराइटिस के पॉइंट से कि वेदर जो पेशेंट है उसकी कंप्लेंट आर्टिकुलर है, नॉन आर्टिकुलर इस टाइप की है, या इन्फ्लेमेटरी जॉइंट है, नॉन इन्फ्लेमेटरी जॉइंट है, या अदर कोई इसके कोमॉर्बिडिटीज अगर कोई और मेडिसिन ले रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें एक बार देखनी चाहिए। स्किन पे कोई लीजन्स तो नहीं है, सारे फैक्टर देख के ही हम एक बार डिसाइड कर पाते हैं कि ये किस टाइप का आर्थराइटिस है। तो जो मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस फॉर्म है वो है ऑस्टोआर्थराइटिस, और सबसे ज्यादा जो जॉइंट प्रॉब्लम भी मिलती है वो भी आर्थराइटिस की। और चूंकि इसी को क्यों चूज किया गया, अगर हम इसकी प्रिवलेंस रेट देखें, वर्ल्ड वाइड भी बहुत हाई है, और अगर हम एज पर हमारे भारत की प्रिवलेंस रेट देखें, दैट इज 22 से 39% इसकी प्रिवलेंस रेट है, जो कि बहुत ही अत्यधिक है। अभी तो भारत युवा भारत है, इसलिए अभी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे जीनेटिक प्रॉब्लम एज पे हम जाएंगे और जैसे वर्दागी की तरफ जाएंगे, ये नेचुरली ये जो प्रेवलेंस रेट है ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। और पहले ये कहा जाता था कि ये लगभग ओल्ड एज प्रॉब्लम है, लेकिन आज हम ओपीडीज में भी देखते हैं कि इवन द 30 एंड 35 एज के भी जो पर्सन है वो भी ऑस्टोआर्थराइटिस से ग्रसित हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारा पूरा आहार विहार, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, ये टोटली रिलेटेड टू उससे अटैच हो चुका है। नॉर्मली 45 के बाद तो ये आजकल मिलना कॉमन है। अगर जेंडर वाइज इसको देखा जाए तो ये फीमेल इसके लिए मोर प्रोन है ड्यू टू सम हार्मोनल डाइटरी इनटेक, सन एक्सपोजर काफ़ी है इसमें। और अगर एज वाइज देखें तो नियरली 45% ऑफ वुमेन जो है 65 ऑफ एज पे के बाद ये ओए के लिए मिलती है। और अगर 70% ऑफ द फीमेल 65 के बाद भी इसमें इसका रेडियोग्राफिकल एविडेंसेस ओए का मिलता है। तो एज अ डेफिनेशन ये स्लो है, इसलिए एकदम से पेशेंट की एक दिन की कोई कंप्लेंट नहीं है कि तुरंत ओए अगर ऑस्टोआर्थराइटिस हुआ तो पेशेंट तुरंत ही हमारे पास आता है। धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेसिव है, नॉन इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी का है ये। और जो इसके टिपिकल जो जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं वो केवल ऐसा नहीं कि केवल नी अफेक्टेड होती है, हैंड, स्पाइन और जितने भी मेनली जो वेट बियरिंग जॉइंट्स है, हिप, नी, फर्स्ट मेटा टार्सोफेरेंजियल जॉइंट, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। और अगर जैसे मैंने पहले बोला कि हमें आर्टिकुलर है या नॉन आर्टिकुलर है, तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन आर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज है जिसमें मैक्सिमम डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ते हैं। नॉर्मली वो डिसेबिलिटी कई बार माइनर होती है, कई बार मेजर होती है, इसलिए हमें उसका बहुत ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ निश्चित रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस से काफी ज्यादा अफेक्टेड होती है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है जॉइंट पेन। और पर्टिकुलरली जैसे आप पेशेंट कभी भी हमारे पास आता है तो बोलता है कि मैं थोड़ी देर बैठा रहा, उसके बाद जैसे ही ना उठा उसके बाद मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ। तो ये टिपिकल साइन है इसका कि अगर जो रेस्टिंग फेज के बाद वो कोई भी मूवमेंट या कुछ भी एक्टिविटी करता है तो उसके बाद ये पेन थोड़ा सा एग्रीवेट होता है। क्रेपिटस मिलता है, यानी वो बोलता है कि मेरे जॉइंट्स में कुछ आवाज आती है जब भी मैं उठता बैठता हूँ, तो ये भी इस तरह का एक साइन मिलता है। स्टिफनेस, जो भी इनमोबिलिटी के बाद एकदम जकड़ता आती है, और जो उसके फुल रेंज ऑफ मोशन होता है जॉइंट का, वो भी उसमें भी लिमिटेशन होती है। अगर हम एज अ क्लिनिकल इसको देखें और पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीन इसके मेन डेफिशिट होते हैं। वो फर्स्ट है आर्टिकुलर कार्टिलेज पे, ऑस्टोफाइटिक एंड सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस। तो ये तीनों एक स्टेज बाय स्टेज है जो हमें नॉर्मली पेशेंट में मिलती है। तो इसको हम देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या जॉइंट में। तो नॉर्मल जो जॉइंट है उसमें जो आर्टिकुलर, जो आप वाइट वाला पार्ट देख रहे हैं, दैट इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। और फर्स्ट जो यही डैमेज होती है, और साथ में जो इसके लिगामेंट है वो, इसे कई बार हम कई बार संदिग्धवाद की चिकित्सा भी करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो सही नहीं होता तो हमारा फिर ध्यान जाता है क्या वास्तव में ये लेटर ऑन ऑस्टोफाइटिक चेंजेस के कारण है या किसी अदर इसके कारण है,
साइनोवल फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन के कारण है, या कई बार मेनिस्कस टियर भी होता है। तो जो आपने पिक्चर में देख रहे हैं, एक लेटरल मेनिस्कस है, मीडियल मेनिस्कस है, तो कई बार इनमें टियर होता है तो भी पेन एग्रीवेट होता है। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इसमें सबसे ज्यादा होता है, और इसका फंक्शनिंग ये होता है कि जो जॉइंट है इसको एकदम जो फ्रिक्शन है इसको कम करना, लुब्रिकेशन देना। और सबसे पहले इसी में ही डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट होते हैं, और इसको इसके जस्ट नीचे जो होता है, इन दोनों जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो एक जॉइंट कैप्सूल से इसके अंदर फिल्ड रहता है। और ये जो फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये ही इसको मोबिलिटी प्रदान करने के लिए, यानी फ्रिक्शंस को कम करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो इस आर्टिकुलर कार्टिलेज और इसमें जो कंपोनेंट होता है वो हाइलोरिनरिक एसिड होता है, जो वाटर होल्ड करता है, इसी को इसकी लुब्रिकेशन को और इम्प्रूव करता है ताकि फ्रिक्शन को कम से कम हो। इसके अलावा कुछ सेल्स के बीच में जो मटेरियल्स का आदान प्रदान होता है वो भी इसी के माध्यम से होता है। तो पहला जो डिजेनरेटिव चेंज ऑस्टियोआर्थराइटिस में आता है वो इसी कार्टिलेज में आता है। और जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये कार्टिलेज में जो वियर हुआ है उसके कारण ये चीज डेवलप हो रही है। सेकेंड जो स्टेज डेवलप होती है, जब ये वियर जो कार्टिलेज जैसे ही डैमेज होती है तो डायरेक्ट अंदर की बोन एक्सपोज होती है, और सीधा जब हम मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करने से तो जब दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन होता है तब पेशेंट को एकदम बहुत तेज पेन होता है। तभी इसलिए पेशेंट हमें ये कहता है कि मैं जैसे उठता बैठता हूँ या जब भी जॉइंट में मूवमेंट देता हूँ तो मुझे पेन होता है, अदरवाइज जब वो रेस्टिंग फेज में है तो उसे इतना पेन नहीं होता। तो मेनली फर्स्ट स्टेज में कार्टिलेज डैमेज हुई। इसके बाद जो नीचे की जो होती है उसमें स्पर्स, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि ऑस्टोफाइट्स डेवलप होके, या जिसे आम भाषा में बोलते हैं कि पेशेंट आके बोलेगा कि इसमें हड्डी बढ़ गई है, तो वो जो बोनी स्पर्स है वो इसके कारण ही, जब और ज्यादा प्रेशर आता है जॉइंट्स पे तो उसके कारण ये स्पर्स डेवलप होते हैं, जिन्हें हम ऑस्टोफाइट्स कहते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है सब कॉन्डल बोन। सब मतलब होता है नीचे, कॉन्डल मीन्स कार्टिलेज के नीचे जो हमारे पास बोन का पार्ट है। तो आप ये जो ब्लू लाइनिंग देख रहे हैं दोनों जॉइंट्स के बीच में, जो कार्टिलेज है उसके जस्ट नीचे सब कॉन्डल बोन है। इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं तो डायरेक्टली वो सीधा, ये बेसिकली इसका भी फंक्शन ये है कि जो वेट है इसको बियर करना है, उसको करना है, और फ्रिक्शन को जो उसको पूरा वेट को मैनेज करके और शॉक एब्जॉर्ब की तरह ये वर्क करता है। और इसके अंदर चूंकि ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन इंटेक और सारे मटेरियल्स में ट्रांसफर होते हैं, तो जैसे कार्टिलेज डैमेज होगी वैसे ये सब कॉन्डल बोन पे भी एक फर्दर जो उसका जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो सब कॉन्डल बोन पे आती है। इसके अलावा जैसे ही सब कॉन्डल बोन में कुछ भी डैमेज क्रिएट होता है तो जो साइनोवल फ्लूइड्स है वो छोटे छोटे रिजेस में जाके भर जाता है, और वो भी फर्दर एक टीयर की तरह वर्क करता है। और जो कुछ सिस्ट फॉर्म होती है वो भी इन्हीं इन्हीं में, जो आप देख पा रहे हैं कि साइनोवल फ्लूइड्स जाके छोटे छोटे रिजेस में हो गया, तो ये सारे सिस्ट की फॉर्म में बन जाते हैं और फर्दर डिफॉर्मिटीज को क्रिएट करते हैं। तो केवल ऐसा नहीं कि ये केवल नी जॉइंट में ये है, जितने भी जॉइंट है उन सब में जो कार्टिलेज होती है उन सब में इरोजन पॉसिबल है। तो पेन केवल नी में ही नहीं होगा, अगर वो हिप जॉइंट में है तो हिप में भी वही सेम टाइप का पेन आएगा। और अगर हम कॉजेज अगर इसका देखें, रिस्क फैक्टर तो सबसे ज्यादा एज है। एज मीन जैसे जैसे लेटर ऑन एज बढ़ती है, जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं, नेचुरली भी ये ऑस्टोफाइटिक चेंजेस और बोन चेंजेस आते हैं, और उसके कारण भी ऑस्टोआर्थराइटिस डेवलप होते हैं। ओबेसिटी सबसे मेजर इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना भी जो वेट है वो पूरा हमारे इस नी पे आता है, या वेट बियरिंग जो हमारी बोन से उन पे आता है, सर्वाइकल हो चाहे लंबर हो। तो जैसे जैसे वेट अगर ज्यादा एक्सेस होता है तो इनको पे लोड ज्यादा आता है और ये ज्यादा डैमेज होता है। दूसरा, अगर किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई हो उसके कारण हो, या कई बार जो एथलीट हैं या बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, तो हर चीज़ की कैपेसिटी है, तो ओवर कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम जॉइंट को यूज़ करेंगे तो भी उनमें डिफॉर्मिटी आएंगी और चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। इसका जेनेटिक प्रीडिप वो भी है, और हेरिडिटी से भी करेक्ट कनेक्टेड है ये भी। तो कुछ फैमिली हिस्ट्री मिलती है कि जिनके ओए की हिस्ट्री है तो फर्दर ये उन पेशेंट्स में भी मिलता है। दूसरा, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ हुआ इस तरह से तो उस ट्रॉमा के कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, या
प्रायर अगर कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज पहले से है, उसके कारण जो फर्दर जॉइंट में डैमेज हुआ है उसके कारण भी वही डेवलप हो सकता है, या कोई मेटाबॉलिक या एंडोक्राइन डिसऑर्डर से उसके कारण भी मेटाबॉलिक, जैसे डायबिटीज है, अदर जो पैराथायराइड हार्मोन्स है उनके कारण भी फर्दर सेकेंडरी कॉज के कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। तो अगर इसका क्लासिफिकेशन देखिए, प्राइमरी दैट्स मीन देयर इज सम रीजन उसके कारण हो रहा है, जो नॉर्मली मैकेनिकल फैक्टर से, एज रिलेटेड फैक्टर से, या कार्टिलेज डीजेनरेशन हो रही है, या जेनेटिक फैक्टर है। सेकेंडरी वो कि जिनमें डायरेक्टली इसका कोई लिंक नहीं है, जैसे कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है उसके कारण वही डेवलप हुआ, या जैसे आरए की लेटर ऑन स्टेज में पॉसिबल है, या हाइपर पैराथायराइडिज्म में, या डायबिटीज में। तो किसी दूसरी डिजीज के कारण जब वो डेवलप होता है तो हम उसे सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये जो मेनली कॉमनली इन्वॉल्व होता है वो है नी, हिप, फुट, और हैंड्स में भी जो डीआईपी डिस्टल इंटरफेरेंजियल, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, या फर्स्ट कार्पोमेटा कार्पल, इनमें ये कॉमनली मिलता है। इसके अलावा रिस्ट में भी मिल सकता है, मेटाकार्पल फेरेंजियल में भी मिल सकता है, एल्बो में भी हो सकता है, और एंकल में भी हो सकता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उनका डाइटरी इंटेक कितना है, अदर एक्सपोजर कितना है, कार्टिलेज कितनी डैमेज हुई है, और उन्होंने कितनी जल्दी ट्रीटमेंट लिया है, तो उस पर ये सारा निर्भर करता है। जैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो उसमें ये जो पेन ही है कि पेन कंप्लेंट लेके हमारे पास आता है, पेन किसी एक्टिविटी के बाद बढ़ जाता है और वही रेस्ट के बाद उससे बेटर फील होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस, इसमें कुछ पेशेंट्स में मॉर्निंग स्टिफनेस मिलती है, पर वो लगभग 30 मिनट से कम की स्टिफनेस रहती है। अगर ये मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर है, तो ये फिर आरए की तरह इंडिकेट करता है। तो ये हमें थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोस देखना होता है कि टिपिकली किस टाइप का पेशेंट है। स्टिफनेस भी है, वो कब बढ़ती है कि जब हम पेशेंट बैठा हुआ है, कोई भी इमोबाइल है, उसके बाद ये स्टिफनेस एग्रीवेट हो जाती है। बोन जॉइंट्स में एनलार्जमेंट मिलती है, इनस्टेबिलिटी आती है जॉइंट में, और जो रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट का, जो फ्लेक्शन है ना एक्सटेंशन है, वो भी उसमें भी लिमिटेशन होती है। और क्रिप्टस, ये क्रेपिटस, ये जो इसका 3 साइंस में है, ये मिलता है। अगर हम फिजिकल फाइंडिंग्स को देखें तो फिजिकल फाइंडिंग्स में जॉइंट लाइन टेंडरनेस मिलती है, यानी जिस जिस जगह पेशेंट बोलता है वहाँ उस जॉइंट्स की लाइनिंग पे टेंडरनेस। लेकिन ये कई और कारण से भी पॉसिबल है कि अगर टेंडोनाइटिस होगी, या लिगामेंट्स में कोई इंजरी है, या स्वेलिंग है उसके कारण है, या बर्साइटिस या जो ब्रुशेज होती हैं उसके अंदर कोई स्वेलिंग है उसके कारण भी पॉसिबल है। तो ये जो अदर स्ट्रक्चर्स जॉइंट में होती है, अगर उनमें इनका भी पर्पस, जैसे बर्शे का भी यही पर्पस है कि आपकी मसल्स और स्किन के बीच में फ्रिक्शन को कम करना है, तो उसमें भी वही साइनोबल फ्लूइड होता है। अगर उस फ्लूइड में भी अगर कोई स्वेलिंग आती है तो उसके कारण भी पेन पॉसिबल है। क्रेपिटस जॉइंट मूवमेंट पे ये हम जब पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना जॉइंट को मूव करके बताओ, तो वो जब वो मूव करता है तो उस वक्त हमें एक क्रंचिंग साउंड मिलती है, क्रैकिंग साउंड मिलती है, और जब हम उसको टच करके देखते हैं तो हमें एक बोन का एनलार्जमेंट मिलता है। और दो इसके क्लासिकल साइंस हैं, जो हर्बेडियन नोड्स होती हैं वो डीआईपी में मिलती है, यानी डिजिटल इंटरफेरेंजियल में मिलती है, जो आपने देखा होगा, और एक ब्रोकार्ड नोड्स हैं, ये पीआईपी में मिलती है, यानी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल में मिलती है। तो दो इस टाइप की नोड्स ये लेटर ऑन स्टेज में हमें पेशेंट में मिलती है। तो इसको देख के भी हम इन फिजिकल को भी देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इससे काफ़ी है कि उसके जो गेट है वो चेंज हो जाता है, यानी कई बार आपने देखा होगा चलने की स्टाइल जो होती है पेशेंट की वो चेंज हो जाती है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो उसका चेंज हो जाता है। नॉर्मली हम जब एक्सरे देखते हैं तो ऑस्टोफाइटिक चेंजेस मिलते हैं, स्पाइन में हो चाहे वो बोन में हो, नी में भी मिल सकते हैं, मेटाकार्पल में मिल सकते हैं, सर्वाइकल में मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर बहुत ज़्यादा अगर वो एक्सेसिव है तो इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। जो कॉमन दो एक इसमें डिफॉर्मिटीज मिलती है जो लेटर ऑन स्टेज में है, वन एक कहलाती है वेल्गस और एक है वेरस। तो जो वेल्गस होती है इसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो इनवर्ट पॉइंट हो जाते हैं, और जो वेरस होती है इसमें जॉइंट्स जो है आउटर पॉइंट पर हो जाते हैं, और वो शेप्ड इसकी होती है। तो पेशेंट की जब चल के आता है तो वो भी हम देख लेते हैं कि ये एकदम बो शेप्ड आ रहा है, तो बो लेग्ड है तो ये वेरस डिफॉर्मिटी है। और अगर ये नी की पॉइंटिंग अंदर की तरफ है और जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो ये
वेलगस डिफॉर्मिटी, जिसे नॉक नी बोलते हैं। तो इन जब पेशेंट को हम एक बार चला के देखते हैं या उसकी जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उससे भी हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये किस टाइप की ऑर्थर है। सिमिलरली अगर वो क्यूबिटस में अगर ये होता है तो हैंड्स में भी यही मिलता है। अगर वो आउटर साइड जा रहा है तो वेलगस है, अगर वो इनसाइड अगर उसका है मिडिल लाइन की तरफ अगर आ रहा है तो क्यूबिटस वेलगस उसको बोलते हैं। दूसरा जो पैर के पंजे में भी ये मिलता है जिसे हैलस वेलगस कहते हैं। तो जब अगर हम पैर उसका फुट ओपन करके देखेंगे तो हमें इस तरह की डिफॉर्मिटीज भी मिलती है। तो इन इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम। कई बार ये क्वेश्चन रहता है कि क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई ब्लड टेस्ट कराएं या लैब पैरामीटर से कोई है। तो इस तरह का कोई भी लैब पैरामीटर पे कोई टेस्ट नहीं है कि जिसको हम डायरेक्टली लैब इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म कर सके। उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सीरम कैल्शियम एंड वो एक अलग इशू है कि हम उसको देख सकते हैं, पर वो ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन या और ऑस्टोपीनिया कंडीशन के लिए किया जाता है। नॉर्मली हमें डिफरेंशियल डायग्नोस करना हो कि हमें जब ये कंफ्यूजन हो कि ये आमवात का पेशेंट है या संधिवात का, तो जरूर हम ईएसआर रोमेटॉइड फैक्टर ये कराते हैं या एएनए, इसको एंटीबॉडी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ये टेस्ट कराते हैं। फिर भी कई बार अगर जॉइंट में स्वेलिंग है और हम नी डायग्नोस कर पा रहे हैं तो साइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं। मेनली जो इसका वो है मेनली सिम्टम बेस्ड होता है, और इसका कंफर्मेटिव डायग्नोस है वो एक्सरे से हम कर सकते हैं, एक्सरे या एमआरआई से। और इसके लिए टूर है जिससे हम इसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, जो हम कि हमारी लिमिटेशन क्या है, हमें कौन सा ये मेडिसिन से सही होगा या पंचकर्म से सही होगा कि यहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। तो ये एक कैलिग्रैन लॉरेंस स्केल है, इससे हम देख सकते हैं। इसकी जो ग्रेडिंग है वो 0 to 4 है, जिसमें 1 ग्रेडिंग में जो मीडियल नी जॉइंट है एंड पेटेलर पोल में थोड़ी सी लिंपिंग मिलती है। जो ग्रेड सेकंड है उसमें मीडियल टिबियल एंड फिमोरल में तो ऑस्टोफाइटिक चेंजेस होते हैं, और जो जॉइंट स्पेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। जो ग्रेड 3 है इसमें जो पेटेला फेमोरल जॉइंट स्पेस है उसमें कम हो जाती है और ऑस्टोफाइटिक चेंज काफी बढ़ जाती है। और जो ग्रेड 4 है जो अब आप देख रहे हैं ई में, ई वाला, इसमें एक्सटेंसिव ऑस्टोफाइटिक्स होते हैं और जो जॉइंट स्पेस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। आप बिल्कुल दोनों बून है वो ऑलमोस्ट जुड़ जाती है। तो ये एक ऐसी स्टेज है कि जो अप टू द 3 स्टेज जो है हम उसको इजीली पंचकर्म या मेडिसिन ठीक कर सकते हैं। जो 4th स्टेज है उसकी रिकवरी रेट कम है, उसमें हमें थोड़े और मेहनत करने की जरूरत होती है। तो एकदम से हमें प्रोग्नोसिस का भी पता होना चाहिए कि हम किस पेशेंट को कितने दिन तक मेडिसिन देंगे। तो पहले ही हम काउंसलिंग करके उसको बोलेंगे इस तरह की स्टेज है, इसमें रिलीफ आने में टाइम लगेगा। अगर इसको संदिग्ध वात को अगर हम आयुर्वेदिक में देखें तो वात व्याधि के अंतर्गत इसको संदिग्ध अनिल में बताया गया है। और क्योंकि जैसे वात व्याधियों का बीन वात का करेक्टर है पीन, और इसमें भी पीन मिलता है। और इसके लिए आचार्यों ने चरक में स्पेशली वात पूर्ण धृति स्पर्श शोध बताया है। और सेम ही ऑलमोस्ट श्लोक ये अष्टांग हृदय में भी यही है। और सुश्रुत ने इसके लिए शूल और शोफ संधि में इसका बीन करेक्टर बताया। तो ये जो वातपूर्ण धृति स्पर्श होते हैं ये एक स्पेशल है कि जिसमें जब हम पेशेंट को टच करते हैं, जब उसका परीक्षण करते हैं, तब हमें एयर फिल्ड बैग जैसा हमें उसकी फीलिंग होती है जॉइंट्स पे कि कोई हवा का गुब्बारा है जिसको हम जब टच करते हैं, इस तरह का एक शोफ है। जॉइंट में स्वेलिंग मिलेगी। और प्रसारण और आकुंचन, जब भी हम फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करते हैं जॉइंट का, जब भी वो मूवमेंट करते हैं तो उसके साथ उसको वेदना फील होती है। या फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में वेदना फील होगी, या पेशेंट हमारे पास जो कंप्लेंट लेके आएगा वो जॉइंट पेन की लेके आएगा। और वो बोलेगा कि मैं जो हमारा जॉइंट जितनी मैं जो मोबिलिटी है, जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी हम कम होगी। तो रेंज ऑफ मोशन को हम गैन्योमीटर से भी कर सकते हैं कि पहले अगर हम प्री ट्रीटमेंट में देखें तो कितना था, उसके बाद रेंज ऑफ मोशन कितना बना। अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो मेनली वही मॉडर्न में भी वही कहा जाता है, वही सब आयुर्वेद में भी वही निदान है, या हार विहार और मानसिक निदान वही। क्योंकि अलग से इसकी कोई संप्राप्ति नहीं है, तो नॉर्मली जो वात व्याधि की संप्राप्ति वही हम लेते हैं और वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो आहार भी जितना भी वातवर्धक आहार विहार है उसके कारण, या विहार में भी जैसे भी आजकल हम जो कुछ कर रहे हैं वो नॉर्मल वात और पित्त इन्हीं सबसे मेन। जैसा अभी चेयरमैन सर एम के अग्रवाल जी ने भी कहा कि आहार विहार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप मैक्सिमम डिजीजेज में
ये आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू कहीं किसी भी डिजीज में वो स्टार्ट करते हैं तो वो उसका ये मेन रोल बोलते हैं कि आहार और विहार, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको करेक्ट कीजिए तो मैक्सिमम डिजीज बचेगी। तो वही सेम हमारे यहाँ भी यही निदान है। साथ साथ जो हम मानसिक निदान वो भी है कि अगर, ये भी हमने बहुत बार इसको ऑब्जर्व किया है कि अगर मानसिक निदान साथ में होता है तो उसकी पेशेंट की रिकवरी में भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इनके कारण भी अगर वात प्रकोप हो या आहार विहार के कारण, अगर प्रॉपर आहार विहार नहीं है तो उसके कारण अगर धातुशय हो तो भी वात प्रकोप होगा और ये जाके प्रसर में जाएगा। और जैसा हमारा सिद्धांत है कि क्षयविगुण्य जहाँ होता है, दोष जब घूमते हैं क्षयविगुण्य रहता है संधियों में, तो वहां जाके स्थान संशय करता है और वो संधि में शोथ करता है, शूल करता है, प्रासन आकुंचन में वेदना करता है। और इसके बाद अगर ये मेनली बहुत, और अगर तब भी अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो वृद्धावस्था में जाके संधि में विकृति करता है। तो ऑलमोस्ट जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स हैं वही सेम मॉडर्न में इसके मिलते हैं। अगर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो सेम एज अ वातव्याधि, स्नेहन, स्वेदन, मृदु संशोधन इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। बस्ती और वाथर, औषध और आहार विहार। तो यहाँ मैं मेनली स्नेहन, स्वेदन और शोधन के विषय में ही बताऊंगा। मेडिसिन हम सबको पता है, तो पंचकर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर ये हम सभी से, तो अगर पूरा कंपाइल करके देखें तो जो मेन इसमें थेरेपीज आती हैं वो है अभ्यंग, उन्मर्दन यानी इसी का ही पार्ट है, मसाज का ही अभ्यंग। स्वेदन इसमें मेन है। यहाँ आचार्यों ने उपना और बंधन दो एक स्पेशल इसमें बताया कि संधिगत वात के लिए, विरेचन के लिए वो भी पर्टिकुलर स्निग्ध विरेचन देने के लिए, और बस्ती है और अग्निकर्म। तो ये मेन एज अ प्रिंसिपल ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम यूज करते हैं। स्नेहन का सबसे ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस में, चाहे हम अगर ओपीडी बेस भी देखें तो भी हम स्नेहन ही देते हैं। स्नेहन चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे तो हम कोई भी घृत दें, घृत की कोई भी कल्पना करें, या तो शमन स्नेह के रूप में दें, या अगर एक्सटर्नल देते हैं तो भी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से पेशेंट को कोई ना कोई ऑयल प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो मानारायण हो, विषगर्भ हो, या किसी भी फॉर्म में हम ऑयल उसको बोलते हैं कि आप जाके इसकी थोड़ा लोकल एप्लीकेशन करना। और वही सेम मॉडर्न में भी वही लिनीमेंट वो यूज करते हैं। और बाद में हम ये जरूर कहते हैं कि अगर इसके बाद थोड़ी आप सिकाई करना, तो हमारा स्नेह सेदन दोनों वाला कंसेप्ट है। क्योंकि ये वात व्याधि है और जो स्नेह के गुण होते हैं वो वात के जस्ट अपोजिट होते हैं, इसलिए शीघ्र ही वात को जीत भी लेता है। इसी जो स्नेह के नॉर्मली जो हम, अगर पेशेंट अगर ओपीडी में आता है, अगर वो ओपीडी बेस्ड है अगर, तो ऑयल हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर वो पंचकर्म थेरेपी के लिए आए तो इसके लिए बेस्ट है अभ्यंग, चाहे तो वो घर पे भी रेगुलर करे और नहीं तो पंचकर्म में आके वो अभ्यंग करा सकते हैं। स्वेदन जैसे नाड़ी स्वेद है, या अगर उसके मल्टीपल जॉइंट अगर अफेक्टेड है तो फिर हम स्वेदन बॉक्स में भी दे सकते हैं, सर्वांग स्वेद भी दे सकते हैं। अगर लोकलाइज्ड कहीं अगर ये है जैसे केवल जानू संधिगत वात है तो केवल हम नाड़ी स्वेद भी दे सकते हैं। तो पहले हम अभ्यंग कराएंगे, अभ्यंग के बाद फिर स्वेदन देते हैं। तो इस अभ्यंग और स्वेदन की कई सारी मॉडलिटीज है जिसको हम स्पेशल टाइप ऑफ पंचकर्म कहते हैं, और बेसिकली एक्सटर्नल थेरेपीज हैं। तो एक्सटर्नल बस्ती थेरेपी में अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो जानू बस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट है, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अगर होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पंच एज अ पंचकर्म थेरेपी तो वो जानू बस्ती होती है, और अभ्यंग स्वेदन के बाद ये जानू बस्ती है। इसके अलावा हमने यहाँ भी एक पंचकर्म में भी ट्राई किया, वो है जानुधारा। इसके हमें जानू बस्ती से थोड़ा सा इजी प्रोसीजर है इसके, हालांकि लगभग 30 मिनट्स में जैसे हम शिरोधारा करते हैं सेम वही कंसेप्ट पे जानुधारा है। इसके रिजल्ट हमें काफी अच्छे मिले। तो अगर हमारे पास मैन पावर है, अगर हम कर सकते हैं तो जानुधारा हमें भी प्रयोग करना चाहिए। अगर वही ऑस्टोफाइटिक चेंजेस अगर कहीं आ रहे हैं, अगर जो संधि में है, अगर वो कटी में है तो हम कटी बस्ती रिकमेंड करेंगे, अगर ग्रीवा में है तो ग्रीवा बस्ती। तो बेसिकली सारे जो प्रोसीजर है वो स्नेह स्वेदन है। अगर बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी जब डेवलप हो जाती है लेटर ऑन स्टेज में, अगर वो पेशेंट ओल्ड एज का है और उसमें ऑस्टोपैथिक चेंजेस ज्यादा है, अगर उसकी ग्रेड 3 या 4 है, तो फिर हम जॉइंट्स को रिकवर करने के लिए, मसल्स को भी रिकवर करने के लिए, यानी व्रंगन चिकित्सा पे हम तब जाते हैं। तब हम रिकमेंड करते हैं षष्ठी शाली पिंडी सुई। तो इसको भी हम या तो जैनु बस्ती के साथ प्रयोग कर सकते हैं, या
अभ्यंग स्वेदन के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर जॉइंट में अगर ज़्यादा अगर हमें लग रहा है कि यहाँ एज अ शमन भी देने की आवश्यकता है और व्रंगन करने की जरूरत है, तो फिर हम शस्त्रशाली सेलेक्ट करें। कई बार पेशेंट की कंडीशन ऐसी रहती है, अगर 40 अराउंड पेशेंट है, अगर उसमें पेन एग्रीवेटेड और स्तब्धता ज़्यादा है, तब हम हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तब हमें व्रंगन ना देके अगर हमें पेन को टारगेट करना है, अगर शूल को कम करना है, तो फिर हम स्वेद दे के भी फिर हम जानू बस्ती या जहाँ का भी हो वहाँ की बस्ती हम दे सकते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा कि जो उसके कार्डिनल साइंस है उसको हम देख के हम हमारा पंचकर्म कौन सा सेलेक्ट करना है वो हम कर सकते हैं। तो अगर स्तब्धता शूल अगर ज्यादा है तो हम पत्रपिंड करके भी कर सकते हैं। ये सर्वांग भी हो सकता है, एकांग भी हो सकता है, और उसके बाद है ना। मैडम का नाम क्या था? अच्छा, तुमने मेरे को स्क्रीनशॉट दिया था ना? ठीक है। दूसरा है इसमें उपना, जो नॉर्मली बहुत कम जगह प्रैक्टिस होता है और पर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो इसमें ये वाटर ड्रग का हम जो जितने उनका एक पेस्ट बना के उनको पहले अभ्यंग कराते हैं, जिस भी जॉइंट का है उस जॉइंट पे अभ्यंग करा के फिर वाटर ड्रग में भी अगर ऑयल मिला के या जो भी आपके कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया है उसको मिक्स करके फिर अप्लाई करते हैं। और उसके बाद जो या तो हम किसी पट से बंधन कर सकते हैं या वाटर जो लीव जैसे एरंड की है उससे भी हम इसको बंधन करते हैं। और इसको जैसे रात में किया तो सुबह खोलते हैं, ऐसे लगभग 12 घंटे का इसमें टाइम लगता है। वो अलग अलग तरीके से बंधन होता है। तो ये ओपीडी बेस पे हम इसके हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो डेली, इसमें आईपीटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अगर वो पेशेंट डेली आके भी ये प्रोसीजर करवा सकता है। तो ये एज इजी गोइंग प्रोसेस है जो हम कर सकते हैं हमारे पंचकर्म ओपीडी। बंधन में भी सेम है कि अगर कुछ वाटर ड्रग्स को उस पत्ते को हम डायरेक्टली उसको बंधन कर सकते हैं, और जहाँ शोथ जैसी स्थिति ज्यादा होती है वहाँ इस तरह के हम पत्र यूज करते हैं। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो आचार्यों ने अग्निकर्म के लिए बोला है, लेकिन अग्निकर्म के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट अग्निकर्म बोला है, और आचार्य मना भी करते हैं कि जहाँ अगर या संधि है वहां पे इसको नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी अगर हम करते हैं थोड़ा उस जॉइंट को उन स्पेस को छोड़ के कर सकते हैं, वहाँ भी या तो शहद से कर सकते हैं, गुड़ से कर सकते हैं, या स्नेह से कर सकते हैं, तो उससे भी अग्निकर्म किया जा सकता है। और अग्निकर्म से इंस्टेंट पेन रिलीफ होता है। तो जब पेशेंट की बहुत ज्यादा इमोबिलिटी हो, बहुत ज्यादा पेन हो, तो हम एक दो सेशन अग्निकर्म करा के फिर जानू बस्ती या किसी दूसरे फर्दर प्रोसेस पे हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इनिशियली पेशेंट है तो दोनों तरीके से हम बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, और ड्रग ऑफ चॉइस भी है हमारी, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी है कि या तो हम एज अ प्रिवेंटिव भी दे सकते हैं और या एज अ क्यूरेटिव भी दे सकते हैं। तो ये हमारे एक्सरे की फाइंडिंग से या हिस्ट्री कितनी है प्रॉपर उसको देख के ही हम बस्ती का चुनाव करते हैं। नॉर्मली या तो हम मात्रा बस्ती को दे सकते हैं, जिसमें नॉर्मली जो हम एनआईए में देते हैं वो दशमूल, अश्वगंधा या महानारायण की देते हैं, या अगर स्तब्धता ज्यादा है, स्टिफनेस और पेन अगर ज्यादा है, तो पहले एक नीरू बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद पंचतिक शीर बस्ती या शीर बस्ती को प्रयोग करना चाहिए। तो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। अगर पेशेंट आईपीडी में एडमिट रहता है, रह सकता है, तो बेटर है। अगर उसके पास लगभग कर्म काल किसी भी फॉर्मेट में हम बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। पंचतिक बस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, हम कई सारी क्लिनिकल ट्रायल करा चुके हैं। नॉर्मली हम इसका यूज करते ही हैं ऑलमोस्ट ओए में। और जो हम फॉर्मुलेशन यूज करते हैं एनआईए में, वो शहद इसमें 40 ml, संदव लगभग 5 ग्राम, और इसमें या तो पंचगृत या अदर दशमूल तेल या अदर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और कल के रूप में शतपुष्पा कल्प या अश्वगंधा या कोई और कल्प भी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली जो दूध में जो तिक्त द्रव्य है, चाहे वो वासा, नीम, पटोल, गुडुचि, कंटकारी, ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है। इसके अलावा भी तिक्त द्रव्यों से एक बार शीट सिद्ध करके फिर इनको मिक्स करके प्रॉपर तरीके से, जैसे हम नीरू बस्ती लगाते हैं उस तरीके से हम इसको देते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर जितने भी हैं ओए के लिए काफी इफेक्टिव है। अगर हम इसको डेली हमारी जो प्रैक्टिस में अगर इसको करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी।
दूसरा जो डिजीज है वो है गाउटी आर्थराइटिस। गाउट ये भी मेनली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, और इसमें प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, और जिसके कारण सीरम यूरिक एसिड इवलेट होता है, और लेटर ऑन स्टेज में ये जो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं ये साइनोवल फ्लूइड में जाके डिपोजिट हो जाते हैं। और इसमें जो नॉर्मली मोनोसोडियम यूरेट्स मिलते हैं या मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स इसमें प्राप्त होते हैं। इसको जैसे आयुर्वेद में भी इसको आड्यवात के नाम से बोलते हैं, और मॉडर्न में भी यही है कि ये रिचमेंड डिजीज है या किंग्स डिजीज है, और मेनली जो सी फूड जो लेते हैं, जो अल्कोहल, उनमें ये ज़्यादा मिलता है। इसके भी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वही अगर जिस प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की वजह से डेवलप हुआ है या कोई हेरिडिटरी रीजंस है, उसकी किसी भी कारण भी अगर यूरिक एसिड बढ़ा है उस वजह से, या अदरवाइज समटाइम जो सेकेंडरी गाउटी आर्थराइटिस है वो किसी और कारण से हाइपरयूरिथमिया डेवलप हुआ है। उसका रीजन हो सकता है कि किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, या वो कोई डायूरेटिक थेरेपी पे हो, मल्टीपल माइलोमा हो, या किसी प्रकार का कैंसर हो, तो उसके कारण भी अगर जब हाइपरयूरेमिया डेवलप होगा तो हम उसको सेकेंडरी गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। तो जब भी पेशेंट आए तो हमें ये प्रॉपर काउंसलिंग और उसकी हिस्ट्री टेकिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि वो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बेसिस पे हम उसको डायग्नोस करके वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके जो कैरेक्टर्स जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सीवियर पेन होता है जो हमारे आयुर्वेद में भी है। समटाइम लेटर ऑन स्टेज में कुछ पेशेंट जो पैथिक प्रकृति के हों या इस तरह से, उनमें ईची या पेलिंग की जो स्किन होती है वो भी निकलती है। तो ये कुछ पेशेंट में हम देख सकते हैं कि अगर किस तरह की कोई स्केलिंग कहीं डेवलप हो रही है तो हमें थोड़ा सा डाउट होना चाहिए कि इस तरह की अगर कोई स्किन डिजीज नहीं है या कोई ऑयल नहीं लगाता है, मतलब ये सारा हमें एक बार डायग्नोस प्रॉपर कर सकते हैं। रेडनेस या इन्फ्लेमेशन अगर हमें मिलती हो, साथ में कोई फीवर अगर जैसी हो, फ्लेक्सिबिलिटी में सेम जॉइंट मोबिलिटी वो कम हो, और जो लेटर ऑन स्टेज में वहाँ नोड्यूल्स मिल सकते हैं, तो ये इसके क्लासिकल साइंस है। तो अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो मेनली इसमें वही आहार विहार का ही सबसे मेन रोल है गाउट में। और अगर हम आयुर्वेद के प्रोस्पेक्ट में भी देखें तो सबसे ज़्यादा पात्रत्व के लिए ही बताया गया है। और मॉडर्न पर से देखें तो वहाँ भी ये है कि हाई डाइटरी जो डाइट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा होते हैं, या प्यूरिन की जितने भी प्यूरिन वाली जो रिच डाइट है, चाहे वो दालें ज़्यादा हो, अल्कोहल इंटेक हो, या दूध से बनी सारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा हों, अगर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो उसके कारण यूरिन सिंथेसिस बढ़ता है, और वीनल एक्सक्रीशन कम होने के कारण ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ता है, और लेटर ऑन स्टेज में ये जाके जॉइंट में डिपॉजिट हो सकता है। डायग्नोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, उसको देख के हम कर सकते हैं कि जो एक्सरे में फाइंडिंग है ये बहुत लेटर ऑन स्टेज में, इनिशियल स्टेज में नहीं आती। और सबसे इसका इजी टेस्ट है कि वो हम ब्लड टेस्ट से इसको देख सकते हैं, सीरम यूरिक एसिड से एनालिसिस करा सकते हैं। अगर वो इवोलेटेड है तो हम इसमें है। और अगर जॉइंट में भी जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस है, अगर उसमें उसका एनालिसिस अलग टाइप से है, वो लेटर ऑन स्टेज के लिए जो साइनोवल बायोप्सी है। नॉर्मली एक्सरे में भी जो फाइंडिंग्स आएगी, इनिशियली एक्सरे कराने की भी कोई जरूरत नहीं है, एक्सरे की में भी फाइंडिंग्स बहुत लेटर ऑन स्टेज में आएगी। तो इस तरह के पेशेंट्स आपने जो, जब ये यूरिक क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में डेवलप हो जाते हैं तो ये एक चौक जैसी नोड्यूल्स बन जाते हैं, टॉफाई बोलते हैं। और कई बार आपने पेशेंट्स में इस तरह के टॉफाइस देखे होंगे, नॉर्मली स्मॉल जॉइंट्स में ही मिलते हैं। ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं। और कई बार कान पे भी कईयों के वाइट जो स्केलिंग सी या ड्रॉप्स दिखते हैं, वो भी सजेस्टिव होते हैं गाउट की तरफ। बहुत एक्सटेंडिव स्टेज में जाके ये जितने भी जो टॉफीज है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है और डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है, तो लेटर ऑन स्टेज में इस तरह की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती है। अब इसका जो हम नॉर्मली कॉल करते हैं कि अगर आयुर्वेद में हम इसको देखें तो वातरक से करते हैं, लेकिन हाँ ये पूरी तरह से सही नहीं है, कि क्योंकि वातरक तो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें एक गाउट पॉसिबल है। अगर हम वात और रक्त, जैसा इसका नोमेनक्लेचर है कि ये दोनों ही दूषित रहेंगे, वात और रक्त दोनों, और दोनों के म्यूचुअल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। यानी अगर इसको हम देखा जाए तो इसका रक्त मार्ग का ऑब्स्ट्रक्शन होगा या रक्त व स्रोतस में कहीं ना कहीं पैथोलॉजी डेवलप होगी।
इसके सिनोनिम वही आड्यवात, खुडकवात यानी छोटे जॉइंट्स में होता है, और रिचमेंट डिजीज है, और वात और कफ मतलब इसके कारण डेवलप होता है। निदान अगर इसके देखें तो आहारज निदान वही सेम ऑलमोस्ट है, और जो आजकल हम सबसे ज्यादा करते हैं, मतलब वात वाले जितने भी निदान है वो भी और रक्त वाले जितने भी, तो मैक्सिमम आज का जो आहार विहार है वो सीधे सीधे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। इसलिए आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है रोगा सर्वापो मंदाग्नि जायते, वो बिल्कुल फिट है वो सब जगह की। कहीं ना कहीं हम हमारे की आहार विहार और मानसिक आहार उसके कारण भी हम किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम सारे हमारा मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कटुरस, कषायरस, तिक्तरस, रूक्षगुण, शीतगुण, इनका अत्यधिक सेवन, जैसे आजकल सॉस और जितनी फास्ट फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, हम इनका कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मतलब या तो बहुत शीत है या बहुत कटुरस वाले हैं या प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनको हम बहुत एक्सेसिव यूज करते हैं, जिसके कारण भी बात एग्रीवेट होती है। जो हमारी भोजन की स्टाइल है वो भी कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी कम भोजन कर रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं, किसी टाइप का, या तो हम मिठाई बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मतलब इस जो फैक्टर्स है उनके कारण ये हम बहुत ज्यादा भूखे रह रहे हैं, या बहुत ज्यादा आजकल जैसे जिम का है कि या तो हम बहुत ज्यादा जिम करते हैं, वो भी वात की वृद्धि के कारण है, या जैसे हमने खाना खाया उसके बाद बहुत ज्यादा कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी वात रक्त के कारण है। खाना खाते ही इसका भी, जैसे पहले के में तो ये था कि आप जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद कोई आपने यात्रा करी, वो चाहे पहले हाथी घोड़े से होती थी, वो आज हम हमारी कोई भी ट्रेवलिंग मान लें, तो जस्ट भोजन करते कोई लॉन्ग ट्रेवल करें तो भी इस तरह की वात रक्त होने की संभावना बढ़ती है। सेम वही रक्त प्रकोपक ये है सारे निदान। अगर ये दोनों निदान रहेंगे तो जो अम्ल रस, जैसे आज अचार विनेगर का बहुत यूज होता है, लवण बहुत ज्यादा यूज आजकल होता है एक्सेसिव, चाहे आप चिप्स, पोटैटोज, इन सब में जितने में भी है एक्सेसिव सॉल्ट यूज होता है। चीज, पनीर, जितने भी हैवी टू डाइजेस्ट है उनके कारण भी इनडायरेक्टली रूप से दही का इनका ज्यादा सेवन करने से भी रक्त की दुरुस्ती होती है। तो कई सारे रीजंस हैं जिनके कारण, या इसमें एक है कि जैसे ऋतु शोधन का आयुर्वेद में कंसेप्ट है कि हमें समय समय पे शुद्धि करानी चाहिए, परंतु आजकल हम शुद्धि कराते नहीं है, तो अशुद्धि भी एक रीजन है कि अगर प्रॉपर अगर टाइम पे अगर हम बॉडी को प्यूरिफाई नहीं करते तो उसके कारण भी ये संभावना बढ़ती है। विवाह स्वप्न है ये, और बहुत ज्यादा दही का सेवन है, अजीर्ण भोजन है, इन सब के निदान के कारण भी वात रखती है। तो संप्राप्ति में यही सारे रक्त प्रकोपक निदान है और वात प्रकोपक निदान है, इनका सेवन करने से, और उसके बाद अगर हम कोई भी गमन करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, तो दोनों ही दूषित होकर मार्ग अवरोध करके वात रक्त की उत्पत्ति करते हैं। तो जस्ट आफ्टर फूड वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव कोई एक्सरसाइज नहीं करें, और कोई भी फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा नहीं करें, इसका भी हमें ध्यान रखें। अगर इसके कोर्स ऑफ डिजीज देखें तो मॉडर्न में भी अगर यही मिलता है कि इसकी स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है, स्पेशली हैंड से या फीट से, और वही आयुर्वेद में भी है कि इसका जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, या हैंड या फीट से होता है, बिग टो कॉमनली इसमें इन्वॉल्व होता है, उसके बाद ग्रेजुअली अदर जॉइंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दो टाइप का है, उत्तान और उत्तान वातरक्त और गंभीर वातरक्त। और उत्तान के अगर साइंस एंड सिम्टम देखें तो पित्त की तरफ ज्यादा होते हैं, स्किन डिजीज की तरफ भी हम इसको देख सकते हैं, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन, प्रिकिंग पेन होता है, और जो कलर होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैक होता है, रेड की तरफ होता है, लिटिल बिट डिफॉर्मिटीज डेवलप होना स्टार्ट होती है। वही जब ये गंभीर में जाता है तो जो उसका जो शोफ होता है वो एकदम पत्थर की तरह हो जाता है, हार्ड होता है, इन्फ्लेमेशन, और उसके साथ स्टिफनेस भी होती है, शोफ के साथ बहुत ज्यादा पेन होता है, और जो स्किन का कलर होता है वो भी ब्लैकिश या कॉर्परी कलर की तरह होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, और पेन एकदम थ्रॉम्बिंग टाइप ऑफ पेन होता है अगर वो गंभीर में, और इन दोनों की सिम्टम्स होते हैं तो और भी ज्यादा डिफॉर्मिटी क्रिएट करता है अगर दोनों जब मिलते हैं। 8 टाइप का है, वात, पित्त, कफ, रक्त, त्वंदज और संधिपातज। इसलिए यहाँ इसका जो कोलैबोरेशन करना चाहिए वहाँ थोड़ी सी हमें इसको, अगर हम आयुर्वेद और मॉडर्न से देखें तो ये है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल ये वातरक्त केवल गाउटी आर्थराइटिस से कर सकते हैं, अदर भी अगर हम इसके करेक्टर्स देखते हैं और जो हमारे आचार्य ने बताया, तो उसमें कई सारे अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स से लेकर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तक भी इसी में ही हम ले सकते हैं, जो भी सिम्टम्स है उसके
के साथ ही। तो केवल इसको गाउट समझना ही हम एक हमारी गलती होगी। इसको हमें ओपन माइंडेड होके अदर जो डिसऑर्डर्स हैं उनके कैरेक्टर्स को भी हमें याद देखना चाहिए। तो कुछ एक पॉसिबिलिटी है जो आज के नवीन आचार्य हैं उन्होंने कॉलरेशन करने की कोशिश करी है कि जैसे अगर सेप्टिक आर्थराइटिस है तो वो मे बी पॉसिबल कि वो वातरक हो, रिएक्टिव हो तो पित्तज हो, एक्यूट कंडीशन में कफज हो, क्रोनिक हो तो वातस्र हो सकता है, और सिस्टेमिक एसएलई जो है वो गंभीर वातरक में है। इनके लाइन ऑफ प्रिंसिपल्स पे जब लोगों ने ट्राई किया है, क्लिनिकल स्टडीज भी हुई हैं, तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सेम श्रोगन सिंड्रोम्स इस तरह के भी गंभीर वातरक से हम कॉलेट कर सकते। तो एक तरीके से अम्ब्रेला ऑफ डिजीज है, एक सिंड्रोम है, इसको केवल एक से करना शायद गलती होगी। तो कुछ अगर हम देखेंगे सेप्टिक आर्थराइटिस तो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम रक्तज वातरक से काफी मिलते हैं। सेम ये रिएक्टिव आर्थराइटिस वाले भी मिलते हैं, उनमें भी जो सेम सिम्टम्स हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट पे हो या अदर कंजेक्ट में स्वेलिंग हो, तो ये सारे भी हमारे पैथिक वातरक में मिलते हैं। अब चिकित्सा की अगर हम इसको बात करें तो चिकित्सा में भी आचार्यों ने अलग अलग दोष के अकॉर्डिंग इसमें चिकित्सा बताई गई है। तो वही पेशेंट की हमें प्रॉपर हिस्ट्री लेके कौन सा दोष है, किस टाइप का वातरक है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। तो एज अ पंचकर्म वातिक है तो मेरी स्नेहपान, अभ्यंग और परिषेक सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। तो आप चाहे दशमूल क्वाथ को शीर में पका के उससे करें या ग्रस से करें। और विरेचन, स्नेह विरेचन अगर रुक्ष पुरुष है, यानी पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि विरेचन भी दो प्रकार का है, कि रुक्ष है या स्निग्ध है। तो अगर रुक्ष पुरुष है तो हमें स्निग्ध विरेचन देना है, उसमें एरंड तेल से दे सकते हैं। या अगर स्निग्ध पुरुष है तो हमें त्रिफला या किसी रुक्ष चीज से हमें विरेचन देना चाहिए। साथ में अनुवासन और निरूबस्ती देनी चाहिए। और इसमें जो नॉर्मली यूज करते हैं वो है अर्धमात्रिक बस्ती, हापुशादी या यापन बस्ती, मुस्तादी, राजयापन बस्ती, स्त्रादी, निरूबस्ती का प्रयोग करते हैं या उपना का प्रयोग करते हैं। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। पैथिक है तो सेम ग्रशीर पान है, सेक है और बस्ती है, वही सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो पित्त को टारगेट करते हैं वही पित्त वातरक में। तो विरेचन है हिरण तेल से, घृत या शीरपान है, क्षीर परिषेक कर सकते हैं, यष्टि मधु से का क्षीर पाक हो सकता है। यष्टि मधु सिद्ध अनुवासन बस्ती का है, जीवन इत्यादि अनुवासन बस्ती है। अगर नीरू बस्ती की बात करें तो बलागुड़ इत्यादि है। पंचसिक क्षीर बस्ती है या अदर क्षीर बस्ती या बस्ती है। और पित्त के हिसाब से जलों का उपचारण भी, वैसे भी बात करती चिकित्सा में जलों का उपचारण। कफ ऐसा है तो वहाँ सेम किस पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें मृदु वमन कराना है या मृदु रुक्षण देना है, रुक्षण अगर हमें देना है कैरेक्टर वाइज तो हम दानामूल धारा या बालू का स्वीर करा सकते हैं। परिषेक में भी अविशीर या मधुक के कषाय से करा सकते हैं। इसमें लेप भी बताया गया तो लेप कोकले आदि गण के लेप लगा सकते हैं। तो मेनली इसमें वात जो आमवात वाली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करें। उत्तान में, उत्तान और गंभीर की भी अलग अलग होते हैं। उत्तान में आलेप है, अभ्यंग और परिषेक है। परिषेक भी प्राणग्रस्त से, सारीवादी तेल से या जीवन इत्यादि गंध से, सिद्ध ग्रस्त से कर सकते हैं या शब्दोत्ग्रस्त से, इससे भी हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये मेनली तीन इसको आलेप, अभ्यंग और परिषेक इसकी मेन चिकित्सा सूत्र है। गंभीर में स्नेहपान है, विरेचन और निरूबस्ती इसमें सबसे मेन है। तो दोषिक के अकॉर्डिंग कौन सा दोष है उसके अकॉर्डिंगली हम विरेचन, निरूबस्ती और स्नेहपान को सेलेक्ट करेंगे। मृदु वमन का जो नॉर्मली कराते हैं वो अगर वातरक है तो शरसप, तितली, सेंधव और गर्म पानी में इसको मिक्स करके इससे हम वमन कराते हैं मेनली। और अगर मृदु विरेचन देना हो तो निषेध चूर्ण दूध के साथ या एरेंड को दूध के साथ देके भी मृदु विरेचन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वमन या विरेचन की, मृदु वमन विरेचन की कल्पना कर सकते हैं। और जैसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसमें जलों का सबसे मेन है। तो अगर बर्निंग सेंसेशन है, थ्रॉम्बिंग पेन है तो हम जलोका का यूज करते हैं। अगर नमनेस, ईचिंग ज्यादा है, प्रिकिंग सेंसेशन है तो श्रृंग या तुम्बी या अलाबू का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। जी सर, आ रही आवाज? हाँ या सर। हाँ सर, सर थैंक यू सर। सर ने जैसा कि संधिवात और वातरक पर
पे बहुत ही अच्छी सरल और सामान्य भाषा में जानकारी दी। उन्होंने पूरा थ्योरेटिकल एवं क्लिनिकल पक्ष रखा, मॉडर्न से भी कोरिलेट किया। उन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किए। चिकित्सा में उन्होंने मेडिसिन के अलावा आयुर्वेद, पंचकर्म, कटिवस्ती, जानवस्ती, पत्रपिंड श्वेत आदि का पूरा वर्णन किया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे नेक्स्ट थैंक यू सर। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हरिंद्र मोहन शुक्ला जी, उनको आमंत्रित करते हैं। Bleeding, you all know the arthritis occur after the viral infection or bacterial infection. All these are folded in acute arthritis. And second, chronic arthritis. What is chronic arthritis? If the arthritis persists for more than 3 years, that is called chronic arthritis. We consider after 3 years the arthritis as chronic arthritis. Permanent joint deformity seen and radiographical joint changes apparent. All these are considered as a chronic arthritis. Next. Next, arthralgia. Arthralgia means pain in the joints. Arthritis pain swelling with the other features of the joint inflammation. Next, clinical presentation of diagnostic point of view: monoarticular arthritis, polyarticular arthritis, symmetrical, asymmetrical, small joint arthritis, and large joint arthritis. Presence or absence of general features of joints inflammation, that is pain, swelling, etc., are clinical parameter or clinical features of the AMVAT. Next. Next. What is AMVAT? AMVAT as a disease was first described in detail by Madhavkar in Madhav Nidan. The word AMVAT is made up with the combination of two words, Am and Vat. The disease is mainly due to derangement of Agni, like Jatragni, Dhatwagni, etc., resulting in the production of Am, and this Am circulate in the whole body by vitiated Vat and gets located in the Sandhi, causing pain, stiffness, and swelling over the joints. Next. What is rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease that causes chronic inflammation of the joints. Rheumatoid arthritis can also cause inflammation of the tissue around the joints as well as other organs in the body. And you all know about the autoimmune disease. Autoimmune disease are illnesses which occur when the body tissue are mistakenly attacked by its own immune system. Presence of abnormal immunoglobulins in a high proportion in blood serum is called autoimmune. Next. Next. AMVAT. AMVAT, जैसा कि आप सब पिछला स्लाइड दिखाइए डॉक्टर गुप्ता, बैक करिए। आम की परिभाषा इसमें केवल आमेन संहिता वाता आम वातः, आमम च वातम च आम वातम, ये अलग अलग ग्रंथकारों ने इसका परिभाषा दी हुई है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माधव निदान के द्वारा दी गई परिभाषा। वस्तुतः हम देखते हैं कि बृहद तरह के जो संहिताएं हैं उसमें वाग्भट के माधव निदान ने चरक सुश्रुत वाग्भट में इसका नामशः उल्लेख कहीं हमको नहीं मिलता। माधव निदान में सबसे पहले इसका नामशः उल्लेख आमवात के एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन मिलता है, एंड दैट वाज द 7th century. नेक्स्ट.
आम की परिभाषा, आमवाद को समझने के लिए हमको पहले आम और वाद दोनों पर विचार करना पड़ेगा। तो आम के बारे में आचार्यों ने बहुत अधिक बातें लिखी हैं, जिसमें सभी की बातों का सार यह है कि जब जठराग्नि मंद होता है तब आम की उत्पत्ति होती है। माधव निदान ने लिखा है आमाशयस्त कायाग्नि दौर्बल्याद विपाचितः आद्य आहार धार्य स आमिति कृतः। आमाशयस्त कायाग्नि, आमाशय में स्थित जो कायाग्नि है उसकी दुर्बलता के कारण, मतलब जठराग्नि की दुर्बलता के कारण जो आद्य आहार धातु रस, पहला प्रथम आहार का तो प्रथम धातु है रस। जब रस का सम्यक पाक नहीं हो पाता, सम्यक पाक क्यों नहीं हो पाता? जब आमाशयस्थ कायाग्नि दुर्बल हो जाती है, और इस दुर्बल कायाग्नि के द्वारा जब आहार रस का पाचन होता है तो उससे आम बनता है, उसे हम आम कहते हैं। कुछ आचार्यों ने माना है आमम अन्न रसम केचित केचित मल संचयम प्रथमम दोष दुष्टिम च केचित आमम प्रचक्षते। कुछ आचार्यों ने प्रथम जो आहार धातु रस के जो दुष्टि है उसे आम कहा है। कुछ आचार्यों ने मल संचय को आम कहा है, और कुछ आचार्यों ने प्रथम आहार के जो रस के जो दूषित होता है, रस धातु के जो दूषित होती है उसे आम कहा है। वाग्भट कहते हैं उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु आद्यम पाचितम दुष्टम आमाशयगतम रसम आमम प्रचक्षते। उष्मणो, उष्मा, शरीर की उष्मा, शरीर की उष्मा का प्रतिनिधित्व शरीर के भीतर जठराग्नि करती है। उसके बाद धात्वाग्नि की बात आती है। तो जब उष्मा अर्थात शरीर की उष्मा जिसका प्रतिनिधित्व शरीर में जठराग्नि करती है, वह जब अल्प बली हो जाता है, जब वह मंद हो जाता है, तो जब धातु का पाच होता है, आहार का पाच होता है, और उसके बाद जो आम की उत्पत्ति होती है, जो दुष्ट रस की उत्पत्ति होती है, उसके आमाशय में जाने के बाद वो रस धातु से मिलता है और आम की उत्पत्ति करता है। इसके अलावा और जब ये आम बन जाता है, अब इसके बाद क्या होता है? आमेन तेन संपृक्ता दोषा दुष्या च दूषिता सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्त दुर्भवा। यह उष्मा के अल्प बली होने के कारण जो आम की उत्पत्ति हुई, यह आम आगे चलकर दोषों से, धातुओं से और मल से संश्लिष्ट होता है, संयुक्त होता है, उसे दूषित करता है। और यह जो दूषित दोष और दूष्य और मल जो साम दोष है, साम दूष्य है, साम मल है, इसे आम कहते हैं, और ये समस्त रोगों के उद्भव का कारण होते हैं। इसके अलावा माधव निदान पर ही मध्यकोश टीका में कहा है जाठरानल दौर्बल्याद विपवस्तु यो रसः स आम संज्ञको देहे सर्व रोग प्रकोपण आमाशयस्थ कायाग्नि दौर्बल्याद विपाचिता आद्य आहार धातु स आम। सबका सार अगर हम देखें तो सारे आचार्यों ने आम की उत्पत्ति, आमवाद के लिए सबसे पहले आम की उत्पत्ति का कारण बताया, और आम की उत्पत्ति का जो मूल आधार है वो अग्नि का मंद होना है। जब अग्नि मंद होती है तो जब कोई भी हम आहार धातु का भोजन हम जब करते हैं तो उसका एक सम्यक पाक होता है, रस बनता है। रस के सार भाग और कीट भाग आप सभी पढ़े हुए हैं। सार भाग से धातुओं की पुष्टि होती है, कीट भाग से सूक्ष्म भाग से उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि होती है, यह सब हम पढ़े हुए हैं। लेकिन जब अग्नि का वैषम्य होता है तो जब एक कोई आहार द्रव्य जो लिए हैं उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए पाचन के बाद, जठराग्नि की क्रिया के बाद या धात्वाग्नि की क्रिया के बाद, जो चीज भोजन हमने किया और उसका अंतिम परिणति जो होना चाहिए जिसको हम एंड प्रोडक्ट कहते हैं, वो किसी कारण से, और कौन से कारण से? अग्नि के मंद होने से। रोगा सर्वे अपि मंदग्नौ, मंदाग्नि के कारण सभी रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब सभी रोगों में ये आम भी शामिल है तो हम कह सकते हैं कि सभी रोगों का जो मूल है वो अग्नि के साथ हम आम को कहते हैं। और ये आम किसको कहेंगे? ये आचार्यों ने जो परिभाषा बताई है अलग अलग आचार्यों ने, इसमें एक चीज देखने को जरूर मिलेगा कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने आम का अलग से वर्णन आम का नहीं किया है। आम का वर्णन करते हुए चरक के चक्रपाणी टीका में कहा गया अपक्व आहारो अन्न रसो व अपक्वाम उच्यते। और आचार्य चरक ने ग्रहणी रोगाधिकार का वर्णन करते हुए आम विष की बात कही है। और आम विष किसको कहा है? जब अभोजन से, अजीर्ण से, अति भोजन से, विषमाशन से, अहित भोजन से, असात्व भोजन से, गुरु शीत अत्यधिक रुक्ष भोजन से, दुष्ट भोजन से, या वमन विरेचन स्नेहन आदि जो पंचकर्म की सम्यक क्रियाएं अगर नहीं हो पाती हैं तो इससे अपच्यमान सुक्तत्व उत्पत्ति होती है। और ये जो सुक्त है इसे ही आम विष कहा गया और इसको ग्रहणी रोग का कारण बताया गया। तो आचार्य चरक ने आम का उल्लेख आम विष के रूप में किया है। और इसी प्रकार सुश्रुत ने उत्तर तंत्र अध्याय 56 में आमज व्याधि का
वर्णन किया है। अब हम एक प्रकार से विचार कर सकते हैं कि एक तो हमारे आयुर्वेद के अनुसार से हम आम कहते हैं। अब हम अगर उसको दूसरे तरीके से देखें, हमारे भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब जब हम आम की चर्चा में हम ये जानते हैं कि जब एंड प्रोडक्ट नहीं बन पाता, एंड प्रोडक्ट क्यों नहीं बन पाता, उसके पहले एंड प्रोडक्ट न बनकर कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं। और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसीलिए बनते हैं क्योंकि अग्नि का वैषम्य है या अग्नि मंद है और वो आम की उत्पत्ति करती है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जब जठराग्नि के द्वारा पाक होता है, कार्बोहाइड्रेट का जब धात्वाग्नि और जठराग्नि से पाक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 एंड H2O। लेकिन जब अग्नि मंद होती है, अग्नि मंद होने के कारण जब यह एंड प्रोडक्ट नहीं बन पाता, अर्थात कार्बोहाइड्रेट से पाचन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और पानी न बनकर कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनने के पहले वो एंड प्रोडक्ट नहीं बन पाता, या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, बहुत सारे और अन्य एसिड हैं। इन सबको भी हम आम की संज्ञा के अंतर्गत समाहित कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रोटीन से, प्रोटीन का जब सम्यक पाचन होता है, जब अगर अग्नि तीक्ष्ण है, अग्नि सम्यक है, समाग्नि है, तो जो भी हम प्रोटीन लेंगे उसका एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड बनना चाहिए। लेकिन जब अग्नि वैषम्य होता है तो वो एमिनो एसिड न बनकर पेप्टोन या प्रोटियोज एंड यूरिक एसिड्स, ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसको भी हम आम की संज्ञा के अंतर्गत समाहित कर सकते हैं। इसी प्रकार जब फैट का पाचन होता है तो उससे ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एंड प्रोडक्ट रूप में बनता है। लेकिन जब अग्नि का वैषम्य होता है तब उससे एसीटोन या एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, कीटोन्स, जिन इन सबको हम समन्वित रूप से कीटोन्स या कीटोन्स बॉडी कहते हैं। तो ये कीटोन्स बॉडी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। तो यह भी आम की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से या आधुनिक आम के अगर हम डिफाइन करने चाहें तो जो लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, एसीटोन, कीटोन्स बॉडी, पेप्टोन, प्रोटियोज, यूरिक एसिड, इन सभी को हम आम कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब आम के लक्षण क्या है? स्रोतोवरोध, बैक करिए। स्रोतोरोध, बलभ्रंश, गौरावनील, मूढ़ता, आलस्य, पक्ति, निष्ठिव, संगरुचि, क्लमः, लिंगम, मलानाम, सामानाम, निरामणाम, विपर्यय। मतलब स्रोतों का अवरोध होना। जब आम बनता है तो आम वायु के द्वारा सर्व शरीर में संचारित होता है, तो स्रोतों का अवरोध करता है। मल व स्रोतस का अवरोध करेगा, स्वेद व स्रोतस का अवरोध करेगा, मूत्र व स्रोतस का अवरोध करेगा, रस व स्रोतस का अवरोध करेगा। और जब एक स्रोतस में अवरुद्ध होता है, एक स्रोतस जब प्रकोपित होता है तो अपने दूसरे स्रोतस को भी अवरुद्ध करते हैं। तो आम के लक्षण में क्या है? स्रोतोवरोध। बलभ्रंश मतलब शारीरिक बल का हानि होना, शरीर में गुरुता या भारीपन महसूस होना। अनिल मूढ़ता, वायु का सम्यक गति नहीं होना। इसके अलावा आलस, अपच, अजीर्ण, निष्ठिव मतलब दूषित कफ का बार बार निकलना। संग, मल भेद होना या मल का संग होना, अवरोध होना। क्लम किसको कहते हैं? जब हमारी इंद्रियां अपने विषय से सही रूप से नहीं जुड़ पाता, सही उसका ज्ञान नहीं हो पाता, तो उसे क्लम कहते हैं। तो इन लक्षणों से युक्त जो दोष और धातु और मल है उसे साम मल या साम दोष या साम दूषित कहते हैं, और इसके विपरीत जो है वह निराम कहलाता है। नेक्स्ट, इसी को हम डिफाइन कर दिया। और नेक्स्ट, स्रोतोवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन इन चैनल्स। बलभ्रंश, फीलिंग ऑफ वीकनेस। गौरव, फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन द बॉडी। अनिल मूढ़ता, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ नॉर्मल फ्लो ऑफ वायु। आलस, अनविलिंगनेस टू परफॉर्म द एक्टिविटीज। अपक्ति, इंडाइजेशन। इस प्रकार से उसका एक जो शास्त्रोक्त जो वर्णन मिला है, जो नाम दिए आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी है, उसको आधुनिक टर्मिनोलॉजी से जोड़ने का एक प्रयास है।
अब आम वात का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है आम के बाद, वो है वात। वात सब जानते हैं आप, पित्तम पंगु कफा पंगु पंगुओ मल धात्व वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छति मेघो, तो मतलब वायु जो है सभी प्रकार के कार्यों का संपादन शरीर के भीतर करता है, तो वायु का सर्वाधिक महत्व है। और वात का महत्व, वायु का महत्व बताते हुए आचार्य क्या लिखते हैं, वायु आयुर बलम वायु वायु धाता शरीर नाम वायु विष्ट मदम सर्वम प्रभुर वायुश्च कीर्तितः, मतलब आयु ही वायु है, शरीर का बल ही वायु है, शरीर ही को धारण करने वाला। आप इस श्लोक में देखिए, वायुर्धाता शरीर नाम, शरीर का भी धारण करता है और शरीर की भी धारण करता है। शरीर क्या है, पंच महाभूत भूतात्मक जो तत्व है वो शरीर है, और शरीरी मतलब आत्मा है। तो वायु आयु है, वायु ही बल है, वायु ही आत्मा का धारण करने वाला है। वायुर विश्वमिदं सर्वम, वायु ही संसार है, और सर्व प्रभु वायु से कीर्तितः, प्रभु मतलब संसार के प्रत्येक कार्य को कर सकने की क्षमता जिसमें होती है उसे प्रभु कहते हैं। तो प्रभु वायु से कीर्तितः, यह वायु की महिमा है या उसका महत्व है। वात के गुण तत्व रूक्ष्म लघु सूक्ष्म खर सूक्ष्म चलो, और ये सभी आप जानते हैं कि वायु के गुण क्या है। इसके अलावा वात के स्थान का जानकारी इसलिए होना जरूरी है कि हम स्थान के अनुसार से चिकित्सा करते हैं। बस्ती पुरुषाधानम कटिशक्थिनी पादावस्थिनी पक्वाशयश्च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाशय विशेषण वात स्थानम, इसको वात का स्थान कहा गया है। पक्वाशय कटिशक्त्रिश्रोत्रात्रिस्पर्शिनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः, पक्वाशय को विशेष स्थान कहा गया है। इसके अलावा वात के कर्म उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा, उत्साह वात से ही शरीर में उत्साह होता है, उच्छ्वास शरीर श्वास का लेना, निश्वास श्वास का छोड़ना, और सभी प्रकार की चेष्टाएं। हम जानते हैं हमारे कर्म क्या है, चेष्टाएं किससे होती है, शारीरिक मानसिक और वाचिक चेष्टाएं। शारीरिक चेष्टाएं क्या होती है, उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन, ये जो 5 प्रकार के कर्म बताए गए किसके द्वारा संपादित होता है, ये वात के द्वारा संपादित होता है। नेक्स्ट, अभी आम की परिभाषा कहा गया, युगपत कुप्तावंस्त्रिक संधि प्रवेशको स्तब्धम चक्रुतो गात्रम आम वाता से उच्चते। संप्राप्ति के समय इसको और आगे एक बार और डील करेंगे। नेक्स्ट, अब आम वात के निदान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग आयुर्वेद के छात्र हैं। कोई भी व्याधि की चिकित्सा और किसी भी व्याधि के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आवश्यक है उसके निदान को समझना, वो किस कारण से उत्पन्न होता है। तो आम वात के निदान के लिए माधव निदान में वर्णन किया गया है कि विरुद्धा और चेष्टस्य मंदाग्निर निश्चलस्य च स्निग्धम भुक्तवतो अन्नम व्यायामम कुर्वतस्तथा, ये कुछ विशेष प्रकार के निदान बताए गए हैं। इसमें विरुद्धा, विरुद्ध चेष्टा, निश्चलता, स्निग्ध भोजन उपरांत व्यायाम और मंदाग्नि। आइए हम देखें, इस निदान को हम 2 भागों में बांटने की कोशिश करते हैं कि पहला आहारज निदान और दूसरा विहारज निदान। तो आहारज निदान में किसका समावेश करेंगे, विरुद्ध आहार और स्निग्ध भोजन उपरांत व्यायाम, इसको हम आहारज निदान के अंतर्गत लें। और विहारज निदान है विरुद्ध चेष्टा और निश्चलता। और जो मंदाग्नि है वो मंदाग्नि, दोनों ही ग्रुप में, दोनों ही जो भेद हम बताएं कि आहारज और विहारज के, दोनों में मंदाग्नि को हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो विरुद्ध आहार किसको कहते हैं कि जो ऐसा आहार जो धातुओं के विपरीत हो उसको हम विरुद्ध आहार कहते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी वस्तु जिस प्रकृति में वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है यदि उसकी सम्यक मात्रा का उपयोग किया जाए। तो इसी प्रकार से आचार्य ने कुछ विपरीत आहार के बारे में बात की। जैसे आप सभी जानते होंगे, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, दोष विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, कोष्ठ विरुद्ध, पाक विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, इस प्रकार से अन्यान विरोधी 18 प्रकार के विरोधी आहार के बारे में बताया गया है। तो आम वात के निदान में सबसे महत्वपूर्ण है विरुद्ध आहार। दूसरा है विरुद्ध चेष्टा। जैसा कभी बताया कि उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन, ये हमारे जो प्राकृतिक कर्म है, इसके अलावा हम कुछ ऐसी चेष्टा करते हैं जिससे वात की वृद्धि होती है और वो आम वात के निदान का एक कारण बनता है। इसके बाद है निश्चलता मतलब वायु की निश्चलता, निष्क्रियता, निश्चेष्टता, कर्महानि, स्तब्धता, जड़ता, इसको हम
निश्चलता के अंतर्गत ले सकते हैं। इसके बाद आता है स्निग्ध भोजनोपरांत व्यायाम। आप सभी जानते हैं कि स्निग्ध भोजन जो होता है वो गुरु और दीर्घपाकी होता है, तो उसके लिए कुछ काल तक विश्राम की आवश्यकता होती है ताकि उस स्निग्ध आहार का सम्यक पाक हो सके। लेकिन अब इसको आप थोड़ा गहराई से देखें कि स्निग्ध पदार्थ जो है, स्निग्ध आहार जो है वो वात शामक है। व्यायाम जो है लंघन करता है। लंघन से आम को दूर करेगा, लंघन आम को दूर करता है। आम जय लंघनम, ऐसा कहा गया कि आम जय लंघनम, लंघन करने से आम का पाक होता है। और स्निग्ध भोजन जो है वात का शमन करता है। तत् रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल है, तो खर उसका जो गुण है, रुक्षता जो है उस स्निग्ध भोजन से दूर होगा, उस पर शामक कार्य करेगा। तो फिर जब स्निग्ध भोजन और व्यायाम दोनों वात और आम के ऊपर कार्यकर हैं, तो ये आम वात का निदान कैसा हो रहा है? तो इसकी गहराई में हम जाए, जैसे अभी हमने कहा कि विरुद्ध आहार, तो विरुद्ध आहार जो 18 प्रकार का विरुद्ध आहार है, उसमें विरुद्ध आहार का है क्रम विरुद्ध। मतलब कुछ आहार द्रव्य हमारे ऐसे हैं जिसको सही क्रम में अगर सेवन किया जाए तो वो विरोधी धातुओं का विरोध नहीं करते या विरोधी आहार नहीं कहलाते। लेकिन जब उसका उचित क्रम में भोजन नहीं किया जाता या उचित क्रम में उसका सेवन नहीं किया जाता, तब वो वैरोधिक आहार की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ भी देखिए, अगर हम व्यायाम करने के बाद स्निग्ध भोजन का प्रयोग करते हैं तो वो आम वात का निदान नहीं होता। लेकिन जब हम स्निग्ध भोजन के बाद व्यायाम करते हैं, यहाँ पे क्रम विरोध है। स्निग्ध भोजन पहले हो रहा है, व्यायाम उसके बाद कर रहे हैं। इसी को हम अगर क्रम को बदल दे कि पहले व्यायाम हो, व्यायाम से वायु की वृद्धि होती है, लंघन होता है, उसके बाद फिर हम स्निग्ध भोजन करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका भली भांति पाचन होता है और उसमें किसी प्रकार की आम उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं रहती। लेकिन उस क्रम में न करके आचार्य ने इसको एक क्रम विशेष के रूप में इसको वर्णित किया है। स्निग्ध भोजन के उपरांत व्यायाम, व्यायाम के उपरांत स्निग्ध भोजन नहीं कहा है। व्यायाम के उपरांत अगर स्निग्ध भोजन करते हैं उसमें आम वात की उत्पत्ति या आम की उत्पत्ति नहीं होती। तो स्निग्ध भोजन के बाद व्यायाम करना मतलब एक प्रकार से यह क्रम विरोधी आहार हुआ। और मंदाग्नि तो आप सभी जानते हैं कि मंदाग्नि, इन सब कारणों से मंदाग्नि होगी। तो जब अग्नि मंद होगा तो सम्यक आहार का पाचन नहीं होगा, तो आम की उत्पत्ति होगी, और जब आम की उत्पत्ति होगी तो आगे चलकर वो आम वात के साथ साथ अन्य व्याधियों को उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट, आम वात के लक्षण। नेक्स्ट, अंग मर्दो रुचि तृष्णा आलस्यम गौरवम जरब अपाका शून्यता अंगा नाम आम वातस्य लक्षणम। इसे इन्हीं लक्षणों के जो उसके अल्प बली लक्षण जो रहते हैं उसको आचार्यों ने पूर्व रूप कहा है। वस्तुतः देखा जाए तो आम वात के पूर्व रूप का वर्णन आचार्यों ने नहीं किया है, लेकिन जो आम वात के जो रूप है, आम वात के जो लक्षण है, आम वात के जो लिंग है, कौन से? अंग मर्दो रुचि तृष्णा आलस्यम गौरवम जरह अपाका शून्यता अंगा नाम आम वातस्य लक्षणम। यही जब कम प्रकोपित होते हैं, ये जब कम लक्षण होते हैं तो इसे आम वात का पूर्व रूप कहा गया है। और जब संपूर्ण निदान के बाद या पर्याप्त निदान के बाद जब आम वात व्याधि उत्पन्न होती है, तब ये पूरे लक्षण उसमें मिलते हैं जो आम वात के लक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब आम वात की संप्राप्ति माधव निदान में आचार्य माधवकर ने इस श्लोक के द्वारा पूरे निदान संप्राप्ति सभी के बारे में वर्णन कर दिया है। विरुद्धार चेष्टस्य मंदाग्नि निश्चलस्य स्निग्धं भुक्त्वा अन्नम व्यायामं कुर्वतस्तथा वायुना प्रेरितो आम श्लेष विस्थानं प्रधावति तेन तर्थौ विदग्धौ सुदमनि प्रतिपद्यते जन्यत्यासु दौर्बल्यं गौरवं निद्यस्य च व्याधिनाम आमश्रयो हि आम संज्ञोति दारुणः युगपत कुपिता वंस्त्रिक संधि प्रवेशको स्तब्धम च कुरुतो गात्रम आम वातस उच्यते। आम की परिभाषा में भी इस श्लोक के इस अंश को लिया गया है। नेक्स्ट, अब आम वात की हम संप्राप्ति हम दो प्रकार से संप्राप्ति बना सकते हैं। एक आम वात की सामान्य संप्राप्ति, नेक्स्ट, और एक आम वात की विशिष्ट संप्राप्ति। हम आम वात की सामान्य संप्राप्ति में देखते हैं कि स्निग्ध भोजन और व्यायाम, जब इस स्निग्ध भोजन और व्यायाम करते हैं तो हम अग्नि मंद होती है, जठराग्नि उसमें प्रभावित होती है। जठराग्नि के मंद होने से आम रस की उत्पत्ति होती है और साथ ही साथ वात का प्रकोप होता है। जब यह आम और वात जो दोनों आपस से मिलकर वात के कारण, वात की प्रेरणा से वह
अब धातुओं की ओर आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले वो रक्त धातु में जाता है। रस कहाँ गया? रस से तो आम बन गया कि सम्यक रस नहीं बना, आहार से सम्यक रस धातु का निर्माण नहीं हो पाया, अपक्व रस बना, उसी अपक्व रस को हम आम कह रहे हैं, वही अपक्व रस ही आम कहलाता है। तो जब भली प्रकार नहीं बना हुआ जो रस है, जो अपच्य रस है, अपक्व रस है, जिसके ऊपर जठराग्नि का एवं धात्वाग्नि की सम्यक प्रक्रिया नहीं हो पाती, तो वह रस जो है आम रस कहलाता है। यह आम जो है वायु के साथ मिलता है, क्योंकि वात की भी वृद्धि होती है व्यायाम के द्वारा। तो जब वात की वृद्धि और यह जो प्रकुपित वात है, इस आम को अपने चल गुण के आधार पर, चल गुण के कारण, और जो गमन का एक गुण होता है वात में, उससे लेकर वो अगले धातु की ओर आगे बढ़ता है और रक्त धातु के साथ मिल जाता है। जब यह आम रक्त धातु के साथ मिल जाता है, तब ये क्या करेगा? ये पूरे शरीर में भ्रमण करेगा रक्त के आश्रित होकर, और पूरे शरीर में भ्रमण करते हुए संधियों, आमाशय, उरा, ये जो आम जो है कफ संवर्गी है, और कफ का स्थान कहा गया है? उरा, कंठ, शिरा, क्लोम, पर्वाण्य, आमाशय, उरस, मेदो, घ्राणम च जिह्वस, कफस्य सूत्रामुर। कफ संवर्गी होने के कारण आम कफ के जो स्थान है वहां संधियों में, आमाशय में, उरर में, कंठ में आदि में, और श्लेष्मा के जो स्थान है वहां पर पहुंचता है। अब जब श्लेष्मा के स्थान पर पहुंच जाता है, तो वहां की जो स्थानिक श्लेष्मा है, स्थानिक कफ है, उसके साथ और उसको भी दूषित करता है और अपनी मात्रा को बढ़ा लेता है। क्योंकि प्रकोपित जो वात से प्रकोप के कारण जो आम रस है, आम जब आगे बढ़ गया तो रक्त के साथ मिल गया। अब यहाँ पर आम, रक्त और वात मिल गए। अब ये आम, रक्त और वात आगे बढ़े, और चूंकि ये कफ के संवर्गी आम होता है, तो जब कफ के स्थान पर पहुंचे, जैसे संधियों में पहुंचे, संधियों में आप जानते हो कि श्लेष्मक कफ होता है, तो वहां के कफ को भी और दूषित करेंगे ये, और उस कफ को भी अपने में शामिल कर लिए। तो जब वहां का कफ दूषित हो गया और आम रस और रक्त और वात के साथ जब वो भी संश्लिष्ट हो जाता है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए वहां पर शोथ हमको मिलता है, स्वेलिंग जो आती है इनकी मात्रा के बढ़ने के कारण आती है। अब जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तब अब ये दूषित जो है ये वात को वो आवृत कर देता है। जब वहां उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, आम और धातुओं की मात्रा अधिक हो जाती है, रस धातु, रक्त धातुओं की, और जो उत्तरोत्तर धातु जो उससे दूषित हो जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। और जब ये संधियों में पहुंचती है, तो वहां के श्लेष्मक कफ के साथ मिलकर इसकी मात्रा और अधिक बढ़ जाती है और उसको प्रकोपित कर लेती है। तो अब वात इतना छोटा हो जाता है इनके सामने कि वो वात के ऊपर आवरण कर देता है। अब यहाँ वात आवृत हो गया है। अब जब यह वात के ऊपर इन दोषों का और इन आम के से संश्लिष्ट दोष का जब आवरण हो जाता है, तब ये वहां पर संधियों में खव्य गुण करता है, और खव्य गुण करने के बाद फिर ये संधियों में शोथ, शूल, जब संधियों में शोथ होता है, शोथ किस लिए होता है? जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है एक ही स्थान पर, तो शोथ होता है। जब शोथ हो जाता है, तो वहां की वातवाही नाड़ियों पर उसका दबाव बनता है, उसके कारण वहां पर शूल उत्पन्न होता है। और जब शोथ और शूल ये जब दोनों होते हैं, तो हमारी संधियों का जो मूवमेंट है, ज्वाइंट्स के जो मूवमेंट है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तब वहां पर स्तब्धता या स्टिफनेस पैदा होता है। तो इस प्रकार संधि, शोथ, शूल और स्तब्धता हमको मिलती है, और इसे ही हम आम वात व्याधि कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो निदान बताया, विरुद्ध आहार, विरुद्ध चेष्टा, निश्चलता और मंदाग्नि एक अलग ले लिया। तो विरुद्ध आहार, विरुद्ध चेष्टा और निश्चलता, इन तीन को हम अलग रखें। इन तीनों के कारण भी अग्निमांद हुआ, और इनके द्वारा अग्निमांद होता है। और दूसरा, मंदाग्नि सीधे आम को उत्पन्न कर रहा है। पहले जो हमने संप्राप्ति बताई, सामान्य संप्राप्ति और विशिष्ट संप्राप्ति में थोड़ा सा अंतर को समझिए। विरुद्ध आहार, विरुद्ध चेष्टा और निश्चलता, यह क्या करेगा? अग्निमांद को करके आम उत्पन्न करता है, और मंदाग्नि सीधे आम को उत्पन्न करता है। तो जब ये आम, फिर वही वायु की प्रेरणा से ये आम जो है और रक्त सर्व शरीर में परिभ्रमण करेगा, फिर संधि, आमाशय, मतलब पूरा जो चैनल है जो पिछले संप्राप्ति में बताए हैं, वही चैनल के अनुसार से फिर से संधियों में शोथ, शूल और स्तब्धता उत्पन्न करके आम वात को उत्पन्न करता है। केवल यहाँ पर अंतर ये बताने की कोशिश की है कि मंदाग्नि से सीधे आम की उत्पत्ति हो रही है,
और विरुद्ध आहार, विरुद्ध चेष्टा और निश्चलता पहले अग्निमांद्य करते हैं और उस अग्निमांद्य से आम होता है। तो आम का उत्पत्ति मंदाग्नि के द्वारा सीधे रूप में और विरुद्ध आहार, विरुद्ध चेष्टा और निश्चलता के द्वारा पहले अग्निमांद्य करके आम उत्पन्न करते हैं। और बाकी की जो संप्राप्ति है, जो पिछला सामान्य संप्राप्ति का वर्णन किए हैं उसके समान ही है। नेक्स्ट, अब इसके हम संप्राप्ति घटक को देखें तो सभी जानते हैं कि ये वात प्रधान, वात और कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि है, मध्यम मार्ग की व्याधि है। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि मध्यम मार्ग की व्याधि है ये। तो इसमें दोष कौन से हुए? वात और कफ प्रधान त्रिदोष। दूसरे रस प्रधान है, इसमें रस रक्त सभी के सभी धातुएं इसमें इन्वॉल्व होती है, सभी धातुएं दूषित होती है। अस्थि, संधि, कंडरा इसके स्थान है। अग्नि इसमें जठराग्नि, जब जठराग्नि मंद होगी तो उत्तरोत्तर धात्वाग्नि और कायाग्नि को तो मंद होना ही है, तो अग्नि इसमें जठराग्नि है। स्रोतस, रस व स्रोतस प्रमुख रूप से इसका दूषित होता है, लेकिन उत्तरोत्तर वो रक्त व अस्थिवत व मज्जा व दोषों को भी, स्रोतस को भी दूषित करता है। स्रोतो दृष्टि का प्रकार क्या होता है? इसमें संघ और विमार्ग गमन। संघ कैसे होगा? जब ये आम, कफ और स्थानिक श्लेषक कफ ये जब मिलकर संघ करते, स्रोतो अवरोध होता है। स्रोतो अवरोध होने से स्रोतो संघ होता है। तो एक प्रकार की स्रोतो दृष्टि के कारण इसका स्रोतो संघ है। और दूसरा है विमार्ग गमन। विमार्ग गमन कैसे होगा? अगर वायु का प्राकृत अनुलोमन नहीं होता तो वायु की तिर्यक गति होती है, और जब वायु की अनुलोमन नहीं होता तभी वायु अपने साथ कफ को, पित्त को या आम को, इनको लेकर तिर्यक गति करेगा। वो संधियों की ओर गति करेगा, वो ऊर्ध्व की गति करेगा, वो तिर्यक गति करेगा, अधो गति उसकी नहीं होती। जैसे वात का अनुलोमन निश्चित प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। और क्यों नहीं हो पाता? स्रोतो अवरुद्ध होने के कारण। जब हम पंचकर्म की चिकित्सा करते हैं तो उसमें हम कहते हैं शाखान मुक्तो मलद कोष्ठम यान्ति वायुश्च निग्रहात्। तो वायु का निग्रह करने से कोष्ठ में आता है, और अदरवाइज जब वायु का निग्रह नहीं करेंगे तो वायु की तिर्यक गति होगी। जब वायु की तिर्यक गति होगी तो वो अपने साथ सब दोषों को शरीर के अप्राकृत पाथवे पर लेके जाते हैं और अन्य स्थानों पर स्थान संचय करके व्याधियों की उत्पत्ति करती है। रोग मार्ग, इसको मध्यम रोग मार्ग कहा गया है। आप जानते हैं कि बाह्य रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग और अंतः रोग मार्ग। बाह्य रोग मार्ग और मध्यम रोग मार्ग में मर्मास्थि संधि का वर्णन करते हैं। उद्भव स्थान है ये आमाशय और पक्वाशय। इसका उद्भव आमाशय समुद्र व्याधि, विशेष रूप से आचार्य चरक ने कहा है आमाशय समुद्र व्याधि। और व्यक्त, ये वक्त कहाँ होता है? सभी शरीर में होता है, और मुख्यतः किसमें? संधियों में। जब आम वात अपने प्रकुपित अवस्था में रहता है तो रोगी के समस्त संधियों को वो आक्रांत करता है। नेक्स्ट रोग मार्ग। शाखा पहले भी वर्णन कर चुके हैं। शाखा या जिसको बाह्य रोग मार्ग कहते हैं, जिसमें गलगंड, पिड़का, अलजी, अपची, चर्मकील, त्वक विकार ये जहां होते वो शाखा या बाह्य रोग मार्ग कहते हैं। शाखा का आशय यहाँ पर सप्त धातुओं से है। मध्यम मार्ग रोग मार्ग कौन है? जिसमें यह आम वात व्याधि होती है। आम वात व्याधि को भी मध्यम रोग मार्ग कहें। मर्म, अस्थि, संधि ये स्थान जो है वो मध्यम रोग मार्ग कहलाते हैं। यहाँ पक्षाघात, अपतानक, अर्दित, राज्यक्षमा, संधिशूल आदि व्याधियां होती हैं। और कोष्ठ या अभ्यंतर वर्ग रोग मार्ग कौन से हैं? जहाँ पे ज्वर, अतिसार, विसूचिका, श्वास, कास, उदर रोग आदि व्याधियां होती हैं, जिसे महास्रोतस की व्याधियां कहते हैं। तो इस प्रकार से ये रोग मार्ग है। नेक्स्ट, आम वात की अवस्था। नेक्स्ट, रसगत, रक्तगत, मांसगत और मेद, अस्थि, मज्जागत ये अलग अलग इसकी अवस्था है। बैक करिए डॉक्टर गुप्ता। तो रसगत में वात का उल्लंघन होता है। संधिशूल, शोथ, रस प्रदोषक जैसे जो रस प्रदोषक के जो लक्षण है वो मिलेंगे। और रस प्रदोषक लक्षण कौन से हैं? अरुचि, आलस, ज्वर, निद्रानाश ये सब लक्षण मिलेंगे। इसके अलावा एक क्राइटेरिया दिया, 7 क्राइटेरिया ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये 7 क्राइटेरिया दिए गए हैं, जिसमें मॉर्निंग स्टिफनेस है, सॉफ्ट टिश्यूज में स्वेलिंग है, और स्वेलिंग ऑफ प्रॉक्सिमल, इंटरफेरेंजियल एंड कार्पोफेरेंजियल और रिस्ट जॉइंट्स हैं, सिमेट्रिक स्वेलिंग है, रूमेटॉइड नोड्यूल्स हैं, प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर है, और रेडियोग्राफिक इरोजन्स हैं। इन 7 में से कम जब 4 लक्षण उत्पन्न होते हैं
और वो 4 लक्षण कम से कम 6 सप्ताह तक, लगभग 1.5 माह तक, जब ये इन 7 में से कम 4 लक्षण लगातार 6 सप्ताह तक अगर किसी रोगी में मिलता है, तब हम उस रोगी को कंफर्म रूमेटॉइड अर्थराइटिस का रोगी या आम वात का रोगी मानते हैं मॉडर्न जो साइंस के कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन बताया गया है। कॉमन लैब इन्वेस्टिगेशन से मेनली इसमें ESR रेज्ड मिलता है, CRP इंक्रीज मिलेगा। ऐसे भी CRP जहां भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होंगे वहां पर CRP रेज्ड मिलता है। तो CRP का रेज होना, ESR का रेज होना आम बात में मिलता है। लेकिन ये ESR के रेज होने से आम बात होगा ऐसा नहीं होता। कोई भी क्रॉनिक डिजीज में अगर हम ट्यूबरकुलोसिस में भी अगर हम ESR करें, टेस्ट करें, तो ESR इंक्रीज आता है। TLC DLC है, WBC बढ़ा हो सकता है, क्योंकि अगर ज्वर मिल रहा है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन है कि वायरल अर्थराइटिस है या पोस्ट वायरल अर्थराइटिस है, उस कंडीशन में WBC बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो इसको बहुत सिग्निफिकेंट नहीं मानते। इवन दो जो RA फैक्टर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर, आम वात के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। कई ऐसे रोगी देखे जाते हैं जिसमें आम वात के लक्षण मिलते हैं। आयुर्वेद संहिताओं में आम वात के जो प्रत्यात्म लक्षण कहे गए हैं, शोथ और शूल और स्तब्धता, इसके बावजूद RA निगेटिव आता है, या फिर RA पॉजिटिव रहता है लेकिन वो आम वात के लक्षण उसमें नहीं रहते। तो RA फैक्टर जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर जो है आम वात के संदर्भ में बहुत ज्यादा ये सिग्निफिकेंट नहीं है। NTCCP जरूर आजकल एक नई टेस्ट आया है, उसे जो आधुनिक प्रयोगशाली परीक्षण में NTCCP चाहता है कि आप सब जानते हैं कि चरक में जो चिकित्सा दी है आपको एक सांकेतिक रूप में, सूत्र रूप में, अगर आपको चिकित्सा सिद्धांत मालूम है तो आपके पास जो संसाधन जो उपलब्ध है, जो औषधियां उपलब्ध है, जो साधन उपलब्ध है, उससे आप किसी व्याधि की चिकित्सा कर सकते हैं। इसीलिए किसी व्याधि के चिकित्सा के योगों को जानना उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक उसके चिकित्सा सूत्र को समझना है। तो आम बात का चिकित्सा सिद्धांत या चिकित्सा सूत्र क्या है? लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्तेश्चाम मारुते। लंघन, स्वेदन, तिक्त और कटु तिक्त औषधियों का प्रयोग, दीपन औषधियों का, दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग, पंचकर्म में विरेचन और स्नेहपान, और सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा इसमें कहा गया बस्ती चिकित्सा कहा गया है। तो यह चिकित्सा सिद्धांत है। आपके पास लंघन करने के जो उपाय हैं रोगी को दीजिए लंघन करने के लिए। स्वेदन, इसमें रुक्ष स्वेदन करना चाहिए, उपमा स्वेदन करना चाहिए। लंघन जैसे लंघन के 10 भेद बताए गए हैं। आप सबसे पहले पकड़ लीजिए, अगर आपके पास पहले आप तो केवल 7 दिन तक लंघन करिए। 7 दिन तक लंघन करने का मतलब ये नहीं है कि 7 दिन उसको कोई भोजन नहीं दिए, लघु भोजन को दिए। ये उसको बता दीजिए कि आप मूंग की खिचड़ी लीजिए, मूंग दाल लीजिए, या पसाया हुआ चावल का लीजिए, गर्म पानी पीजिए, और थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज व्यायाम करते रहिए। ये जो लंघन जो उपाय है वो आम वात की चिकित्सा का पहला चिकित्सा है, और आम वात के जिस रोगियों में लाभ मिलना वो लंघन चिकित्सा से ही उसको शुरुआत में उसको लाभ मिलता है। तो सबसे पहला चिकित्सा हम लंघन से ही हमको शुरू करना चाहिए आम वात के रोगियों को। और ये 10 प्रकार के जो लंघन के भेद बताए गए हैं, चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपासा मारुता तपो, पाचनानुपास्य व्यायाम लंघन, इसको हमको दिमाग में रखते हुए लंघन कराना चाहिए। और आम वात के लिए लंघन में साफ पहले भी बताया गया कि आम जयन लंघनम, लंघन जो है आम पर विजय करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर लंघन करेंगे तो वात की वृद्धि होगी। तो यहाँ आपको मालूम है इस आम वात के संप्राप्ति हम अभी पढ़े हैं और समझे हैं, इसमें वात जो है आम के से आवृत रहता है। तो हमको आवरण की चिकित्सा पहले करनी होती है। आप अन्योन्य आवरण और कई प्रकार के आवरण देखे होंगे, 22 प्रकार के आवरण आपने पढ़े हुए हैं। तो अगर आवृत दोष की चिकित्सा बाद में की जाती है, और आवरण जो जिन चीजों का हुआ है, जिन धातुओं से या दोष से हुआ है, तो आवरण की चिकित्सा पहले, आवृत की चिकित्सा बाद में। तो आम वात में निश्चित रूप से आम और वात दोनों है, लेकिन वात जो है आम से आवृत है, इसलिए आम की चिकित्सा सबसे पहले करनी है। इसलिए चिकित्सा सूत्र में भी सबसे पहले लंघन का उल्लेख है। जब लंघन कर लिया और आम का पाचन हो गया, तब वो कह रहे हैं कि इसके साथ ही साथ लंघन के साथ साथ स्वेदन भी आम का पाचन करता है। और
साथ ही साथ अब चूंकि लंघन हो गया, आम का पाचन हो गया, तब हम स्वेदन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और देखने में आता है, इसे विरेचन चिकित्सा कहा गया है। पंचकर्म की चिकित्सा में विरेचन चिकित्सा कहा है। आचार्य चरक जो है आमाशय समुद्र व्याधियों में या संतर्पण जन्य व्याधियों में अवतर्पण और वमन कहा है। तो लंघन, स्वेदन, दीपन, पाचन, ये सब अवतर्पण चिकित्सा हुई, लेकिन यहाँ पर वमन के स्थान पर विरेचन कहा गया कि जब पक हो जाता है दोष, और वात का स्थान क्या है, पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रात स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वात से तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। तो हम जब आम का विजय कर लिए, आम का जब पाचन कर लिए लंघन के द्वारा, स्वेदन के द्वारा, दीपन पाचन के द्वारा, तिक्त कटु औषधियों के द्वारा जब आम का पाचन हो गया, और जब वात आया तो वात का स्थान कौन सा है, पक्वाशय। तो पक्वाशयगत दोष की चिकित्सा विरेचन के द्वारा की जाती है, इसीलिए इसमें विरेचन का प्रयोग कहा गया है। और स्नेहपान, क्योंकि अब आम की अवस्था खत्म होगी, अब निराम अवस्था में आ गए हैं, तो अब जब हमारा आवृत दोष बचा, जब जो आवृत, तो आवरण की चिकित्सा हमने कर लिया। आवरण की चिकित्सा किससे कर लिए, लंघन से, स्वेदन से, कटु तिक्त औषधियों से, दीपन पाचन से। इसके द्वारा हम जब आम की चिकित्सा कर लिए, आवरण की चिकित्सा कर लिए, आवृत दोष वात की चिकित्सा की पारी आती है, अब उसके लिए हम स्नेहपान और बस्ती का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इसको फ्लो चार्ट से बताया। आम वात की चिकित्सा में एक लंघन, इधर स्वेदन, लंघन में शोधन, शोधन के लिए हम विरेचन और बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। शमन के लिए हम कटु तिक्त रसों का प्रयोग और कटु तिक्त औषध बहुल योगों का प्रयोग करते हैं। और स्वेदन में रुक्ष बालुका स्वेदन, उपनाह स्वेदन, और उसके बाद जब हमें आम की अवस्था, वात जो है साम वात नहीं रहा, निराम वात की अवस्था जब आ गई, तब हम स्नेह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारी एकल औषधियां हैं आम वात के लिए। एरंड, कुचला, सुंठी, रासना, पुनर्नवा आदि जो औषधियां हैं, ये एकल औषधियां बहुत कार्यकर होती है आम वात की चिकित्सा के लिए। और इस सभी का अगर हम देखें तो ये सब कटु रस के हैं, तिक्त रस के हैं, और दीपन पाचन इनके कार्य हैं, जो आम के ऊपर कार्य करता है, आम का पाचन करता है। उसके बाद जब वात जब निराम हो जाता है, तब हम वैतरण बस्ती जैसी बस्ती की चिकित्सा या विरेचन की चिकित्सा करते हैं। ये प्रसिद्ध वैतरण बस्ती, इसमें देखेंगे कि इसका जो श्लोक है, पल सुक्ति कर्ष कुड़ा और अम्ली गुड़ सिंधु जन्म गोमूत्रई ईसत तैल युतो अयम बस्ती सूल आनाम आम वात हर। ये चक्रदत्त कहा है। पहले मात्रा का वर्णन पहले कर दिया है, पल की मात्रा, सुक्ति की मात्रा, कर्ष की मात्रा और कुड़ा की मात्रा। अब पल, सुक्ति, कर्ष और कुड़ा की मात्रा में किसको किसको लेना है, तो एक पल की मात्रा में छिंचा मतलब इमली का उपयोग करना है, सुक्ति की मात्रा में गुड़ का प्रयोग करना है, कर्ष की मात्रा में सेंधों का प्रयोग करना है, कुड़ों की मात्रा में गोमूत्र का प्रयोग करना है, और पुनः पल की मात्रा में तिल तेल का प्रयोग करना है। और इसको मिलाकर एक प्रसिद्ध बस्ती का योग है। इसके अलावा रोगी के देश काल अवस्था, रोग बल, व्याधि बल, अग्नि बल, इसको देखकर अलग अलग चिकित्सा सिद्धांत को अगर आप समझ रहे हैं, तो उसके अनुसार से हम कई प्रकार की बस्ती का प्रयोग हम आम वात के रोगियों में कर सकते हैं। लेकिन एक वैतरण बस्ती चूंकि बहुत प्रसिद्ध बस्ती है, जो प्रायः बहुत सारे पंचकर्म के चिकित्सकों के द्वारा उपयोग में की जाती है। मैं समझता हूँ जो डॉक्टर गोपेश मंगल जी हैं, वो भी अपने जयपुर के चिकित्सालय में वैतरण बस्ती का प्रयोग आम वात के रोगियों में निश्चित रूप से करते होंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा बहुत सारी औषधियां हैं, आम वातारी रस, समीर पन्नग रस, मल्ल सिंदूर, समीर पन्नग, ये सब आर्सेनिक के योग है। इसमें भी समीर पन्नग सबसे कम घातक, कहने आर्सेनिक की मात्रा इसमें कम होती है। तत्काल आशुकारी, चूंकि ये आशुकारी व्याधि है, इसमें आशु चिकित्सा के रूप में जब करना है, जब अत्यधिक वेदना हो रही है, वृश्चिक दंशवत वेदना अगर हो रही है, तब इसे मल्ल सिंदूर, समीर पन्नग, आम वातारी रस, योगेंद्र रस, बृहत्वात, चिंतामणि, जो वात नाड़ियों पर प्रभाव करती है, ऐसे औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, गुग्गुल का प्रयोग, जैसा कि आप जानते हैं कि आम वात में गुग्गुल सैलिसिलेट का उपयोग करते हैं, तो वातारी गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, गोक्षुरादि गुग्गुल, पुनर्नवा गुग्गुल, जहां पर शोथ अगर अधिक है तो पुनर्नवा और गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग करेंगे। जब वेदना अधिक है तो वातारी गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल का अधिक प्रयोग करेंगे।
साथ ही साथ इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर, एक आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, हमको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहता है। और एक सबसे बड़ा विरोधाभास है कि मॉडर्न चिकित्सा जो है, जहां जहां भी ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसकी चिकित्सा में वो इम्यूनो सप्रेसेंट का प्रयोग करते हैं, वो बॉडी के इम्यूनिटी को, रोगी के इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम उसका बरकरार रहे। एक प्रकार से इम्यून सिस्टम को वो सप्रेस करते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट औषधि के रूप में। लेकिन हम यहाँ पर दे रहे हैं गिलोय का प्रयोग, अमृता। आप सब जानते हैं अमृता जो इम्यूनो बूस्टर है, इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। तो ये हमारे आयुर्वेद चिकित्सा के सिद्धांत में और मॉडर्न मेडिकल साइंस के चिकित्सा सिद्धांत में हम इसको एक विरोधाभास कह सकते हैं कि जहां पर वो ऑटो इम्यून डिजीज कह के मरीज के, रोगी के इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। अगर ये आम बात ऑटो इम्यून डिजीज है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार, तो हम अपनी चिकित्सा में ऐसे औषधियों का प्रयोग करते हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है। अब ये कैसे कार्य होता है, ये मॉडर्न चिकित्सा में एक शोध का विषय ये हो सकता है। नेक्स्ट, और बहुत सारे वैश्वानर चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, नागर चूर्ण, इन सब का औषधियों का अगर हम विश्लेषण करें तो सभी में दीपन पाचन औषधियां के गुण रहेंगे। इन औषधियों में कटु रस वाले रहेंगे, तिक्त रस वाले रहेंगे, वेदना स्थापक औषधियां रहेंगी। इन्हीं चिकित्सा सिद्धांत के अनुरूप इन औषधियों का निर्माण हुआ है, तो इन औषधियों का प्रयोग हम आम बात के चिकित्सा में कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ क्वाथ का प्रयोग करते हैं, एरंडादि क्वाथ, रसोनादि क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ, रासना, गुड़ची, एरंडम, देवदारू, महोषधम, ये 5 प्रकार के जो औषधियां हैं, रासना, गुड़ची, एरंड, देवदारू और शुंठी, इसको रासना सप्तक क्वाथ कहते हैं, जो आम बात की श्रेष्ठ चिकित्सा। और इसी में अगर हम पुनर्नवा और गोक्षुर का उपयोग और करें तो वह रासना सप्तक क्वाथ कहलाता है। नेक्स्ट, ये हो चुका है। नेक्स्ट, रासना पंचक, रासना सप्तक क्वाथ। और कुछ तेल स्थानिक प्रयोग के लिए महानारायण तेल, महाविषगर्भ तेल, प्रसारणी तेल, महामास तेल, इन सब से ज्यादा लेकिन अधिक कार्यकर अगर इसमें होता है तो सहचरादि तेल और सेंधवादि तेल। सेंधवादि तेल से अभ्यंग के पश्चात रुक्ष बालुका का स्वेदन आम बात के रोगियों के वेदना स्थापन में, वेदना समन में बहुत सहायक होता है। तो एक अभी तक के अपने चिकित्सा अनुभव के रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सहचरादि तेल और सेंधवादि तेल या फिर महाविषगर्भ तेल और सेंधवादि तेल का प्रयोग मिश्रित रूप से करके अभ्यंग करें और उसके बाद फिर हम उसमें रुक्ष बालुका का स्वेदन करें या उपनाह स्वेदन करें आम बात के रोगियों के संधियों के होने वाली वेदना को शांत करने के लिए। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जैसा कि आप सभी जानते